जाने दो। सो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 7, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्रोफेशनली मैनेज कंपनी एंड द प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। पूरे चैप्टर के अंदर फालतू का ज्ञान देके बेटा बटे हुए हैं। सबसे पहले प्रमोटर का डिफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला है, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो फैमिली ओरिएंटेड है। इंडिया के अंदर अगर आप लोग नाम ले ले, बताओ। हाँ बस अभी ये रिलायंस जो है ना तुम लोग, ये अभी अभी कह रहे हैं, इससे पहले डाबर, हाँ, और कौन सी, जी वगैरह, आगे। पता है क्या, हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को है ना, हम लोगों ने कुछ हरकतें कर दी, बड़ा टाटा बिरला की औलाद बने घूम रहा है। ये टाटा बिरला मतलब क्या होता था, क्या ना, ऐसे टाटा एंड द बिरला आर द ग्रुप ऑफ द कंपनी जो हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। अभी भी है मतलब, ठीक है। बिरला तो इतने नहीं रहे कंपेरेटिवली, लेकिन टाटा अभी भी है। तो बोलने का मतलब क्या है, सर दिस आर द फैमिली ओरिएंटेड, है ना। हम बोलते थे इनके घर में पैदा हुआ है क्या, मतलब दे आर फैमिली वाइज अगर देखे तो बहुत भयंकर रिश्ता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को काफी सारी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। फाउंडेशन लेवल में तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा, एक केस स्टडी पढ़ी होगी, दिनशा मैनेजी पेटिट। याद आ रहा है कुछ, कौन था सर दिनशा मैनेजी पेटिट? बहुत सारी कंपनीज फॉर्म की थी, या हाँ, वो तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में बहुत सारी नहीं की थी, 4 कंपनी फॉर्म की थी टैक्स इवेजन पर्पस के लिए, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हुआ था, वो अलग बात है। बट वैसे कौन थे, मतलब वाई वी शुड नो हिम, ऐसा। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुंबई के अंदर माइंस वगैरह इस्टेब्लिश किया था। अभी अभी वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है, आग लग गया था वहां पे, ठीक है। सो इज वन ऑफ दो जिनका नाम टाटा बिरला में काउंट हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे केस स्टडी पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी हिस्ट्री सुनना उसकी, तो ही इज वन ऑफ द पारसी पारसी फैमिली से आते थे। खतरनाक इनकम सोर्स था। तो इंडिया में हम लोग जनरली क्या मानते हैं, हमारे यहाँ पे कंपनी कैसे है, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है। वही मैंने आपको कुछ दिन पहले एग्जांपल देके रखा था, इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया था। इलॉन मस्क ने कौन सी कंपनी सबसे पहले शुरू की थी, बताओ सर। सबसे पहले ही स्टार्टेड विद अ कंपनी कॉल्ड पेपल। अच्छा, पेपल जब उसने कंपनी शूट किया, मैंने बोला था वहां पे एक टर्म यूज करके, दे आर पायलट। अरे ऐसा नो, बट नॉट अ परमानेंट, टेम्पररी पायलट। कंपनी को शुरू कर देते। पेपल ने जो स्ट्रेटेजी 1997 में यूज की थी, हम लोग वो कब यूज किए, पेटीएम ने वो यूज की इन द ईयर 2015। समझ में आ रहा है, अन अकेडमी ने कब यूज की, इन द ईयर 22। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था। तो ये लोग क्या करते हैं, इसने पेपल शुरू किया और बाद में पेपल को कितने रुपए में सेल कर दिया, क्या ना, इसे 180 मिलियन डॉलर्स के अंदर सेल कर दिया। और इसके बाद में इसने 3 कंपनी शुरू की, 100 मिलियन डॉलर किधर लगा दिए, स्पेसएक्स में लगा दिए। दूसरा 70 मिलियन काय में डाल दिए, टेस्ला में। और 10 मिलियन डॉलर कहाँ पे डाल दिए, सर सोलर सिटी के अंदर। एंड ही वाज लाइक कि आई नीड टू बोरो मनी फॉर रेंट एज वेल, मैंने इतना भी पैसा खुद के पास नहीं रखा। तो क्या ना, इसे इसने एक कंपनी शुरू कर दी और छोड़ दी। मतलब क्या ना, इसे इस कंपनी को इसने पुश ऑन कर दिया किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति के हाथ में, यस और नो। लेकिन आज अगर आप तुम बोलो मुकेश अंबानी को, मुकेश जी एक काम करना, क्या बोले, जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, अब यहाँ से आप आउट हो जाओ। तुमको लगता है जल्दी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं आज के डेट में, लेकिन आपको एक समय के बाद में ये स्टेप लेना पड़ेगा। डोंट यू थिंक? सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द इन्फोसिस, वाई? भाई साहब, एक समय होता है हर एक चीज का, ठीक है। उसके बाद में तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करो, एक समय के बाद में आपको स्टेप डाउन लेना पड़ता है। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करो, क्या ना, ऐसे स्टेप डाउन लेना पड़ा। और जब वो इंडस्ट्री में आया, मतलब क्रिकेट में आया, तो क्या ना, ऐसे जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग थे सब लोगों को बाहर भेजा। उसने बोला यार तुम लोग तो चांस ही नहीं देते हो, जो लोग वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है। अगर मेरे को चांस दिए रहते, बोले युवराज सिंह, बोले जब वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, बोले मैं टिकट निकाल रहा था, बोले बैठ के, किसके, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ उसको। जबकि हम, मैं और युवराज सिंह एक साथ में खेल चुके हैं मैचेस रणजी वगैरह, एंड मुझे पता है मैं भी कैपेबल था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तुम लोग नए लोगों को एंट्री नहीं देते, बूढ़े बूढ़ों को रखे पड़े हो, बोले है ना, इनकी उम्र देखो, बोले भगते आता क्या, बोले इनको रोना धोना चालू करते मीटिंग के जैसे मैच खेलते हैं, और अपने आंखों में अलग आंसू कि भाई मेरे प्लेयर को लगा, मेरे प्लेयर को। बोले थोड़ा सा अगर मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है तो मेरे को ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जो शायद लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। समझ में आ रहा है? तो कहने से हर जगह पे अपने को इन सारी चीजों को साइड में रख के एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ता है। और इन्हीं चीजों के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये तो अगर तुम नॉर्मल चीजों में कर रहे हो तो कंपनी में क्यों नहीं कर रहे हो। अब जहां पे तुम लोग बोलते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करो, तो उंगली को टेढ़ा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे आपके ऊपर कंपलसरी नॉर्म्स लेकर आ गए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जहाँ जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट, कहना से इन लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी कर दिया। किस किस को मैंडेटरी कर, बताओ? 10 150। कितना पेड अप शेयर कैपिटल? लिस्टेड कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, 1/3 ऑफ बोर्ड आपका क्या हो जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि सर ऐसी कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या मोर, या फिर जिसका एग्रीगेट बोरोइंग एक्सीड, वहां पे मोर नहीं वाला नहीं है ना, इक्वल एंड इक्वल मोर देन इक्वल टू नहीं है, whose aggregate borrowing exceed 50 crore, in that case appointment of independent director is compulsory or not? Yes। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाहर से लाके, लेकिन कितने, मिनिमम 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से कहने से डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड आ जाएगा और ट्रांसफरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा तुम्हारे बोर्ड का। सो इट इज वन ऑफ द, अच्छा ये आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट बोलकर क्वेश्चन बन सकता है कि आपने बोर्ड को क्या करके रखा है, डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, अदरवाइज तुम्हारी कंपनी कैसे बन जाएगी, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो इन लोगों ने नंबर 1 पॉइंट ये बता दिया। इसके अलावा इन्होंने हम लोगों को क्या बोला, क्या ना, इसे सीएसआर कमिटी बनाने को बोल दिया गाइस। अरे यस और नो? और अगर आप देखो सीएसआर कमिटी का जो कंपोजिशन है, डोंट यू थिंक वहां पर भी हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बात किया था। इसके अलावा ऑडिट कमेटी की हमने, अभी अभी मत करो, अभी इन सारी चीजों को पढ़ना है, अभी मत करो, अभी मत करो, अभी सिर्फ समझो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट भी लाया, और ऑडिट कमेटी में भी बोला आपको क्या, ऐसे लोग चाहिए जो प्रोफेशनली बाहर से। अरे यस और नो? तो इन लोगों ने क्या से बोर्ड को डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया कि नहीं किया? सर नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी क्यों चाहिए होती है हम लोगों को? अब सोचो रतन टाटा जी, इन्होंने बोर्ड को सर्व किया लगभग 35 ईयर के आसपास तक, एंड देन ही नो कि भाई साहब कुछ हो सकता है, लाइफ इज वेरी अनसर्टन, लेट्स टेक समवन ऑन द बोर्ड जो मेरे बाद में बिजनेस को चलाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने किसका डिसीजन लिया, कहने से पहले नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी आई। नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी ने साइरस मिस्त्री को लगभग 2 साल तक घुमाया होगा, अरे यहाँ है ना इंटरव्यू, उसके प्लान, ये सारी चीजें। और तब जाके हमको समझा कि भाई साहब जो साइरस मिस्त्री है, ये क्या है, सही बंदा है हमारे बोर्ड के लिए। ठीक है। अब साइरस मिस्त्री को बोर्ड पे रखा और उसके बाद में इसको क्या कर दिया, बोर्ड से निकाल दिया। क्यों निकाला? सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा है नहीं है, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग में उसको लाने के बाद में निकाला क्यों? बिकॉज देखो साइरस मिस्त्री बुरा आदमी है क्या? नहीं, लेकिन उसका वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज डिफरेंट देन द वे द टाटा इज डूइंग द बिजनेस। इसके वजह से उसको क्या कर दिया, बोर्ड से निकाल दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, मैं लेकिन बता रहा हूं। मानो रतन टाटा जी को कुछ हो गया रहता, ठीक है, और उसके बाद में साइरस मिस्त्री को बोर्ड पे लाया रहता, कौन था चैलेंज करने वाला? नो वन इज देयर ना। तो भाई हमारे रहते रहते ही चीजों को कर लो, हमारे जाने के बाद में करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएगी। और कहने से जब उनको नहीं लगा, वो पॉलिसी अपने हिसाब से नहीं चल रहे, कहने से उस समय पे उसको बोर्ड से निकालना जरूरी समझा कि नहीं समझा? समझा। ऑफ कोर्स सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे एक्स कंपनी का जो यहाँ पर मार्केटिंग हेड है, इसको है ना अपॉइंट करना फिजिबल नहीं था। तो एप्पल वालों ने प्लानिंग क्या डाला, प्लानिंग प्लॉटिंग क्या किया, स्टीव जॉब ने, कि एक काम करता हूँ, इसको मेरे कंपनी की सबसे बड़ी पोजीशन दे देता हूँ, सीईओ की। ठीक है, सीईओ की पोजीशन दे दिया। मैंने आपको एक तरीका ये बताया था, दैट द स्टीव जॉब इज अ वर्कहोलिक। समझ में आ रहा है? अगर उसको आईफोन रेडी पड़ा हुआ है उसका पूरा, लेकिन भाई वो 3 3 महीने घुसा देता था इस चीजों के देख के कि भाई उसके अंदर के नट बोल्ट कैसे रहेंगे, अच्छा वो सिम डालने वाला स्लॉट अच्छा है कि नहीं है। मतलब वो अंदर भी इतना काम करते बैठता था कि वो प्रोडक्ट को ये करने के लिए, क्या बोल सकते हैं, मार्केट में लाने के लिए 3 3 महीना लेट हो रहा है। वो बोल रहे भाई 3 महीना लेट लाना मतलब 3 महीने का रेवेन्यू कम करना। समझ में आ रहा है? कहने से द वे ही इज डूइंग द बिजनेस एंड द वे स्टीव जॉब इज डूइंग बिजनेस ऑल टुगेदर डिफरेंट। ही वाज लाइक कि अंदर कोई नहीं देखता, ही वाज लाइक कि भाई अंदर जो नहीं दिखता है वही बिकता है। मेरा प्रोडक्ट जब किसके पास जाएगा, कस्टमर के केयर के पास जाएगा,
उसको खोलते वक्त भी मजा आना चाहिए। ही वॉज दैट थॉट। समझ में आ रहा है क्या? बाद में इसको समझ में आया भाई इसका और मेरा जम नहीं सकता बोर्ड के ऊपर, किसका, स्टीव जॉब का और मेरा। व्हाट ही डिड, तूने मेरे को बड़ा पोजीशन दिया ना सीईओ का, हाँ चल अब तू निकल। डोंट यू थिंक स्टीव जॉब को बाहर निकाल दिया अपनी कंपनी से? ही वाज आल्सो सेइंग इट, हायरिंग यू इज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन माय लाइफ। समझ में आ रहा है? बट उसके बाद में फिर से कंपनी के वही नखरे। स्टीव जॉब अल्टीमेटली द पर्सन जिसने कंपनी को चलाया कौन था? स्टीव जॉब ही था। स्टीव जॉब को फिर से लाना पड़ा कंपनी के अंदर। अब जब स्टीव जॉब आया तो स्टीव जॉब ने किसको बाहर निकाला? सबसे पहले बोले मेरी गलती को मैं खत्म करूंगा, और उसको क्या दिया? पैराशूट दिया। पैराशूट मतलब अ बिग कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, सेक्शन 202 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कॉम्पेंसेशन टू द मैनेजर पर्सन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी तो होगा ना। तो उसको हाथ में दिया, बोले चल निकल। समझ में आ रहा है? बिकॉज माई वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज डिफरेंट। अब तुम सोचो, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं अनिल अंबानी का एंड मुकेश अंबानी का। इन दोनों का अगर मैं बात करूं तुम लोगों को, तो इनके पिताजी कौन थे? क्या नाम है? धीरू भाई अंबानी। अब जो धीरू भाई अंबानी थे, ये अगर चाहते थे तो डोंट यू थिंक अपने जीवन काल के समय में ही ये अपने बच्चों को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिए रहते? अरे किसने क्या बिजनेस करना है क्या नहीं करना है पहले ही डिफाइन कर दिया रहना चाहिए था। हाँ, इन्होंने एक काम किया था कि दोनों बच्चों को है ना प्लांट पे लेके जाना तो शुरू कर दिया था। जैसे इनको लगा अब बच्चे आ रहे हैं मूड में मतलब एज में, तो इसके बाद में इनको बोला चलो अब तुम मेरे साथ में किधर चलना है, तुमको धंधा देखना है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो मुकेश अंबानी डन विद ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग हो चुका था उनका, ठीक है। एंड फिर गचक गए धीरू भाई अंबानी जी, है ना। अब लेकिन इनके बिजनेस का कोई फाइनलाइजेशन ही हुआ नहीं था कि बिजनेस किस पे डिवाइड होगा। देन हु टुक द डिसीजन, किसको क्या देने का है? क्या नाम से, द वाइफ ऑफ धीरू भाई अंबानी, इसकी स्पाउस, बराबर। एंड इसने भी सक्सेशन प्लानिंग के लिए किसी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला भाई जिसका जो अच्छा है उसको वो दे दो, इंश्योरेंस कंपनी इनको दे दो। समझ में आ रहा है? एंड रही बात तुम्हारी किसका, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग हुआ है धीरू भाई अंबानी का, इसको दे दो पेट्रोलियम का। अब जितना नेटवर्क इसके हाथ में टिका था, इसने उसका क्या नाम से 100 टाइम नीचे लेके आ गया खुद की वैल्यूएशन को। समझ में आ रहा है क्या? कौन? अनिल अंबानी। एंड मुकेश अंबानी को जितना नेटवर्थ मिला था उसके उसने 100 टाइम क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आर बी अंडरस्टैंडिंग? लेकिन मुझे नहीं लगता अब ये जो प्रॉब्लम फेस की किसने, धीरू भाई अंबानी की फैमिली ने, कि भाई कलेश होना घर के अंदर इस चीज से लेके अनिल अंबानी सिंह की मेरा और मुक्कू का नहीं पसंद पटेगा, बोले अपने को अलग अलग होना। मुक्कू इज लाइक कि अरे भैया है तू मेरा ऐसा कैसा करता, बोले शांति रख, बोले है ना साइड में हो। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई इनको बिजनेस को डिवाइड कर दो। अब तुमको नहीं लगता है आने वाले समय में ऐसा मुकेश अंबानी के केस में भी तो हो सकता है? तीन तीन बच्चे हैं ना। समझ में आ रहा है? अब मुकेश अंबानी जी ने डोंट यू थिंक आज से ही तीनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, एक एक कंपनी वगैरह डिवाइड कर दिया। आने वाले समय में ये संभावनाएं है, मैं नहीं है ऐसा नहीं बोलता कि भाई जो तुमको रिलायंस दिख रहा है ना, जियो ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलायंस का पार्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ईशा लेके चल जाएंगी, अनंत अलग लेके चल जाएगा। अनंत बोल रहा है मेरे को ज्यादा क्या इसमें इंटरेस्ट है, सोलर सिटी एंड द एनर्जी रीजनरेशन, क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा एनर्जी वगैरह से लेके, ठीक है। और उसके बाद में बाकी का हाथ किसके हाथ में रहेगा, आकाश अंबानी। और भाई साहब ये लोग खूंखार है एकदम। कौन? सॉरी क्या नाम है? आकाश है कि अनंत है? आकाश। आकाश अंबानी एंड ईशा अंबानी जबरदस्त लोग हैं। और वही अनंत अंबानी का बात करूँ तो मस्त है ये भी कॉमेडी एकदम। लेकिन सीन ऐसा है जब इसको अपॉइंटमेंट का बात किया था तो प्रॉक्सी एडवाइजरी बोर्ड बोला था नहीं, बोले इसको नहीं रखने का, बोले समझ में आ रहा है क्या? क्यों? बोले मैं मानता हूँ मेजोरिटी ऑफ द शेयर किसके पास है, धीरू भाई अंबानी के पास। समझ में आ रहा है? ही इज द कौन, सीएमडी। जस्ट बिकॉज ही इज अ सीएमडी विल एक्सेप्ट एनीवन, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, अनंत अंबानी की वाइफ खतरनाक है बाबा। मतलब आई एम सेइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ माइंड एंड द टैलेंट। समझ में आ रहा है? अभी उसका नेटवर्क 10 करोड़ के ऊपर का है। इतनी भयंकर, सॉरी 10 करोड़ बोला है, 10,000 करोड़ ऐसे कुछ तो भी है। वो भी है ना किसी तो भी बहुत बड़े मल्टी बिलियनियर मिलीनियर बिजनेसमैन की छोकरी है वो। समझ में आ रहा है? और उसका भी जबरदस्त दिमाग है बिजनेस के अंदर। चलो बट एनीवे, आपको ये बात समझ में आ रही है क्या कि इंडिया में बिजनेस कैसे है, फैमिली ओरिएंटेड भी है और प्रोफेशनली ड्रिवन भी है। अब हम लोग कुछ केस स्टडी देखेंगे, चैप्टर को रपा दपा करेंगे आने वाले घंटे भर के अंदर। एकदम पांचटला चैप्टर लगा मेरे को ये। बैकग्राउंड, अब दो केस स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया की। नंबर 1, मैरिको। मैरिको कंपनी पता है? अरे बोलो, अरे हाँ है ना।
एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर है। द मैरिको इज अ लीडिंग एफएमसीजी मतलब फास्ट फूड, बहुत बढ़िया। शिंक केयर कंपनी इन द इंडिया, फाउंडेड बाय हर्ष मारीवाल, ठीक है। एंड फूड ट्रांसफर, अब तुम है ना एक काम कर सकते हो, लगेज तुम्हारा मैरिको का केस स्टडी खोल लो और उधर है ना समझ जो जो बोलूंगा ना मैं उसको लिख लो, ठीक है। तो ये कंपनी की बैकग्राउंड, पहला हेडिंग लिख दो साइड में, पहले पैरा के आजू में। पेज नंबर कितना है? 282। कृष्णा लागेज, वो गाना फेमस हुआ ना उसका, देखा क्या तुमने? उसकी लुगाई थी ना वो, आनंद की, अनंत अंबानी की। कौन है वो? उसी का है ना वो। हाँ मस्त लगा मेरे को एकदम। मेरी मम्मी बोलती कुछ भी सुनता है बोले तो, बोला कितना प्यारा लग रहा है तेरे को, क्या जान दो। आ जाओ, मारिको के सामने बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या है? एफएमसीजी को अंडरलाइन कर लो। एंड किसने बनाया था इसको? हर्ष मारीवाल ने बनाया था। हु ट्रांसफॉर्म द फैमिली ओन बिजनेस इनटू द मैरिको 1990s, मतलब सुनना, पहले ये एक बिजनेस हुआ करता था जिसको कंपनी में 1990 में कन्वर्ट किया। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? ट्रांजिशन टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब तुमको ऐसा नहीं लगता क्या पहले फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस हुआ होगा और बाद में इसको प्रोफेशनली मैनेजमेंट बोल रहे हैं, मतलब बाहर वाले लोगों को लाके रखा होगा कंपनी के अंदर, मतलब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट करने की बातें कर रहे हैं क्या लोग? चलो पढ़ते देखते। सो अ मारीवाल रोल, इनिशियली इज अ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, बोलो ना इनिशियली इज अ मुकेश अंबानी। अरे स्टार्ट, चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर है ना वो स्टार्टिंग में। बाद में अ प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इन द ईयर 2014, क्या है? सौगात गुप्ता अ प्रोफेशनल एमडी ज्वाइन द बोर्ड, मतलब इसके बाद में क्या किया इसने? मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन किसी और को दिया, है ना। और तीसरा, अ मारीवाल रोल इज शिफ्टेड टू बिकम नॉन एग्जीक्यूटिव, अच्छा सुनना, अर्लियर ही वाज चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, so he fall under which category, executive or non executive? Executive director. The moment he introduced another managing director, हिम उसने खुद का रोल क्या बना दिया? ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आ गया। एंड डेलीगेट द डे टू डे ऑपरेशन टू द प्रोफेशनल, कहना से वो अपने ही कंपनी में सिर्फ चेयरपर्सन बन के रह गया, मतलब वो, या फिर ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिटिंग इन द मीटिंग ओनली। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर सेकंड पैरा के वहां पे लिख लो, ट्रांजिशन टू द प्रोफेशनल मैनेजमेंट या फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस टू promoter driven business to professionally managed business, transition to promoter driven business to प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पहला पॉइंट सीएमडी, इनिशियली सीएमडी। पॉइंट नंबर 2, अपॉइंट न्यू एमडी, अपॉइंट न्यू एमडी। पॉइंट नंबर 3, बिकम एनईडी, बिकम एनईडी। डन गाइस, आगे बढ़ो। क्या लिखा है? फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अब भाई साहब इसके तीन तीन बच्चे भी थे इसको, नहीं नहीं बच्चे हैं, दो है। मारीवाल चिल्ड्रंस, ऋषभ एंड राजू ब्रीफली इन्वॉल्व बट परस्यू देयर ओन वेंचर। अच्छा सुनना, इनको थोड़ा सा इंटरफेरेंस का चांस दिया, लेकिन तुम तुम्हारा ओन काम, मतलब जो तुमको पसंद है वो करो, तुमको जरूरी नहीं है मेरे चीज में आने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या जैसे SRK इज एक्टर, बट वही उसका जो बच्चा है आर्यन, अब चाहे तो अपने पिताजी का नाम लेके भाई इंडस्ट्री में उतर सकता है, पूरा बाप का थोड़ा उसका थोड़ा एक जैसा है, ठीक है। बट फिर भी नहीं उतर रहा, वो बोलता है मेरे को पसंद नहीं है बोले एक्टिंग करना, सोचूंगा बोले भविष्य में मन बदला तो, लेकिन आज मेरा इंटरेस्ट है किसमें? प्रोडक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? बोला मैं प्रोड्यूसर बन सकता हूँ फिल्म के लिए, लेकिन एक्टर बनने का आज शौक नहीं है। दूसरा, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जो मेरा खुद का रहना चाहिए। अब उसका प्रमोशन, सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मिला उसको, कौन? शाहरुख खान, पप्पा उसके। समझ में आ रहा है? उसने उसका कंपनी खोला है किस चीज का? क्लोथ से लेके, पता है क्या? अब उसने पहले दिन सिर्फ कितने शर्ट निकाले थे? 20 या 30 शर्ट निकाले थे, जैकेट जिसके ऊपर शाहरुख खान का सिर्फ सिग्नेचर है। और एक शर्ट का ड्रेस का कॉस्ट उसने रखा था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2,40,000 रुपीज। एंड वो विद इन अ मिनट्स सब सेल हो गए। समझ में आ रहा है? हिज फर्स्ट वेंचर स्टार्टेड, काइंड ऑफ ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, और मस्त इतना फुल मार्केटिंग किया उसने, अपनी बहन को सुहाना को भी इंट्रोड्यूस किया, खुद भी इंट्रोड्यूस हो रहा है अलग अलग। अब भाई पापा का स्किल है,
एक्टिंग वाला, उसको वो बोलता है मैं एक्टर नहीं बनूंगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए तो बन सकता हूँ ना। जबरदस्त, तुम जाके कभी उसका पेज चेक करना, नहीं तो शाहरुख खान का पेज ऑफिशियल पेज चेक करना, यू विल अंडरस्टैंड किस तरीके से मार्केटिंग। क्योंकि क्या हो रहा है, शाहरुख खान अब आ रहा है ना, वो आइडिया नहीं दे रहा है मैं क्या ला रहा हूँ, लेकिन तुमको वो ब्रांड का नाम बता रहा है, कुछ तो हो रहा है ऐसे बता रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक्साइटमेंट बढ़ेगा। और शाहरुख खान के तो कितने दीवाने, इंडिया छोड़ो, इंडिया के बाहर के कितने सारी कंट्री जो शाहरुख खान के नाम से अपने को पहचानती है इंडिया बोल के। तो अब लोग उसके चैनल से जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये क्या है, और वहां से लोगों को पता चल रहा है तो ये बिजनेस है। समझ में आ रहा है, तो उसने लग्जरी ब्रांड शुरू किया, किसके लिए, क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर। अब आ जाओ। सो ऋषभ और राजू को बोला बेटा अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, और उसके बाद में डिपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। नीदर ऋषभ नॉर राजू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द बोर्ड, मतलब और बोर्ड। समझ में आ रहा है क्या, बच्चों को एंट्री नहीं, एज गुड एज शाहरुख खान ने भी ये बात बोला था कि भाई मैं मेरे बच्चों के करियर के सक्सेस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही मैं उनको सिर्फ दो चीजें दे सकता हूँ, ऐसे शाहरुख खान ने बोला था। एक, उनका बाप शाहरुख खान है, ये नाम मैं उनसे छीन नहीं सकता हूँ, अगर उनका इस चीज का उनको एडवांटेज मिल रहा है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेकंड चीज, उनका एजुकेशन अच्छा हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद में मेरा बेटा अच्छा निकले बुरा निकले, जिंदगी में कुछ करे नहीं करे, इसके लिए मेरा कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है, अब फ्रंटली बोला उसने। अगर मैंने मेरी जर्नी जीरो से शुरू की तो मैं, मेरा एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा भी अपनी जर्नी खुद से चालू करे। हाँ, जितना सपोर्ट कर सकता है उतना सपोर्ट करने की कोशिश वो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक भाई साहब शाहरुख खान की कितने खुद के कितने बिजनेस है, समझ में आ रहा है, अब उसको भी जरूरत है कि नहीं है। इसलिए तो नया बच्चा और एक आया, आया मतलब किया। समझ में आ रहा है, ऑलरेडी दो थे ना, मालूम है ये दोनों से भी नहीं नहीं मैनेज होगा, मेरा मेरा धंधा इतना बड़ा है। प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, विजन ऑफ रिडंडेंसी। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिख लो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट नील और ऑलमोस्ट जीरो। विजन ऑफ रिडंडेंसी, नेक्स्ट पैरा की हेडिंग लिख दो, विजन ऑफ रिडंडेंसी। अब वहां पे कीवर्ड्स भी देखोगे, ही डोंट वांट कि भाई अब मेरा रोल ओवरऑल होना चाहिए कि मैं मैनेजमेंट में भी आ रहा हूँ, मैं चेयर पर्सन हूँ। समझ में आ रहा है। सो द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इज टू इंटेंड टू मेक हिमसेल्फ एज अ रिडंडेंट इन द कंपनी ओवर अ टाइम। The investment in the professional leadership demonstrate the alignment of the promoter group interest with the other stakeholder। सबसे मेन बात अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, प्रमोटर का इंटरेस्ट स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के साथ में मिल जाता है अगर तुम क्या करते हो, कंपनी में प्रोफेशनली मैनेज बंदे को लेकर आ जाते हो तो। क्यों, बिकॉज अब तुम सिर्फ खुद, तुम्हारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। जब तक बिजनेस तुम्हारे हाथ में था तुम खुद के बारे में सोचते थे, अब क्या सोचोगे खुद के बारे में, अब तो प्रोफेशनली मैनेज करने वाले लोग आ गए ना, वो देखेंगे कंपनी को किस तरीके से चलाना है। समझ में आया क्या। एंड इसका आउटकम क्या है, आउटकम एंड इम्प्लीकेशन। द मैरिको एग्जाम्पल, प्रमोटर सक्सेसफुली हैंड ओवर द लीडरशिप टू द प्रोफेशनल, और आगे के लिए emphasize on the distancing the promoter deliberate withdraw from the day to day operation। guys इजी था कि स्टडी, मतलब इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया कि एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी अपने आप को कैसे प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस कितने साल पुराना हो सकता है, कितने साल पुराना, 150 200, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इससे पुराना, और अगर दिमाग लगाना ही चाहो चालू कर दो तो 200 बहुत हो गया। समझ में आ रहा है, आ जाओ। वहां पर तुम लोगों को एग्जांपल दिया है जापान और जर्मनी के कुछ कंपनी का। सो यहाँ पे लॉन्गिटिविटी इन द जर्मन कंपनी, फाउंडेड इन 15 आयु, अपन किधर अभी 2024, 500 साल के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। इन द सीगन कंपनी का नाम, स्टैब्लिश इन 1530। अच्छा सुनो, वहां पे स्पेसिफिकली हेडिंग दिया है, पेज नंबर किसी को मिला, 265 पे आओ। ये तुम लोगों को है ना पूछने वाले नहीं एग्जाम में, लेकिन सिर्फ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक चीज को दूसरे चीज से। कितने साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस है कैसे इस कंपनी का, ऑलमोस्ट मोर देन 500, अपनी इधर हाईएस्ट 150। समझ में आ रहा है क्या, सेंचुरी हो गया मतलब क्या ही हो गया और क्या ही नहीं हो गया। मैंने बोला था ऐसी बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी जिनका सेंचुरी हो गया, लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को अभी तक पता नहीं। ब्रेडली हाउस, आई गॉट ऑफर इन मुंबई, वो भी कंपनी ऑलमोस्ट मोर देन सेंचुरी थी, बट भाई उधर जाने के बाद में मेरे को फीलिंग है चल लगा है, मेरे को कंपनी लगी नहीं रही थी, मेरे को कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा था वहां पे। अभी तुमको ऐसे कैसे बताओ ना, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मेरे को अलग ही लग रहा था वो थोड़ा सा। मैंने बोला नको बाबा ऐसा।
उसके बाद में फाउंडेड किसने फाउंड किया? हाँ जी जी बोलो ना। हेलो। हाँ। तो मैं कंपनी को नाम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले नाम रिजर्व करके देखना पड़ेगा अपना नाम। हम्म, भेजो ना मत आना। अच्छा। ये कहाँ है, SCS वाला? ठीक है, मैं शाम तक भेजू पता। मैं क्लास में हूँ जी जी, हाँ। या क्लास में 6 बजे तक भी तो मीटिंग अगर वाली क्लास की। तो मैं था ना, आज को टाइम दो ना, मैं बनाकर सगड़ा भेज दूँ था ना, सुबह से भी नहीं भेज दो। ओके। ठीक है। चलिए एक काम करो, मैं भेज दूँ था ना जितना जल्दी हो ना। चलिए। रखो। हाँ। तो किसने मोर देन 400 ईयर हो चुके हैं, फालतू वाला एग्जांपल देके आगे बढ़ो। दूसरा, जापानीज सीक्रेट ऑफ द फैमिली बिजनेस ऑफ द लॉन्गिविटी, यहाँ पर इन्होंने एक कंपनी बनाई, ये देखो कहा की है, AD 705। मतलब कितने सालों से एग्जिस्ट कर रही है? ऑलमोस्ट। भाई साहब काफी जनरेशन टू जनरेशन। अभी बोले उनकी 55th जनरेशन चला रही है बोले बिजनेस को। समझ में आ रहा है? सो द ओल्डेस्ट स्टेक होल्डर क्या क्या है, तो इन लोगों ने सिर्फ कुछ एग्जांपल देके रखे कि भाई हमारे पास है ना ऐसी ऐसी भी कंपनी है जो बोले हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी केस स्टडी आ जाते हैं guys हमारे सामने। वहीं पे मैरिको के नीचे दूसरी केस स्टडी किस कंपनी की है तुम्हारे पास? गोदरेज ग्रुप की, ठीक है। अब इसको तुम भी पढ़ोगे ना तो एकदम इजीली समझ में आएगा। तो हेडिंग लिख लो पहले, ओवरव्यू ऑफ द गोदरेज ग्रुप, पहले पहले पैरा के आगे। एक कॉग्लोमरेंट ऑपरेटिंग इन द वेरियस सेक्टर लाइक अ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड द रियल एस्टेट एंड द ड्यूरेबल। व्हाट इज कॉग्लोमरेंट? वन पेरेंट कंपनी कंट्रोलिंग द सो मेनी अदर कंपनीज, ठीक है। उसके बाद में अब आदि गोदरेज इज द थर्ड जनरेशन प्रमोटर, करंट चेयरपर्सन ऑफ द गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा सुनना, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड बोलकर कंपनी है, उसका करंट चेयरपर्सन कौन है? आदि गोदरेज, ठीक है। अब अच्छे कितने जनरेशन से कंपनी चलती आ रही है? तीसरे। अपने को फैक्ट एंड फिगर याद नहीं रखने का है, सिर्फ अपने को इतना याद रखो कि भाई कुछ दिए एग्जाम्पल में, अगर वो तुम लोगों को पूछे तो अपने को है ना इस स्टोरी के बेस पे अगर वो फैक्ट मैच कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा रेफरेंस के लिए ये कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद में लीडरशिप स्ट्रक्चर, लीडरशिप स्ट्रक्चर में कौन कौन इनके पास? आदि गोदरेज और चेयरपर्सन ऑफ द गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड, उसका बदर क्या है, नदीर गोदरेज, जो क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेम कंपनी के अंदर चेयरपर्सन एक भाई और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या नाम से दूसरा भाई है, तो आज इस कंपनी में कंट्रोल किसका है? प्रमोटर ग्रुप का ही एट द एंड, ठीक है। द कजिन इन्वॉल्वमेंट, अच्छा इन लोगों ने और देखो हाइट क्या किया, जमशेद गोदरेज काका बाबा का लड़का रहेंगे इसके, है ना। चेयर द गोदरेज एंड बाइक से कस्टमर ड्यूरेबल आर्म्स। अच्छा सुनना, गोदरेज की ही किसी और कंपनी में इसको इन्वॉल्वमेंट दे दिया। आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली एंड द प्रोफेशनल, लेकिन अब इनको भी समझ में आया कि अपने को सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस रख के फायदा नहीं है, तो इन्होंने भी क्या स्टेप लिया होगा, किसको इंटरफेयर किया, थोड़े प्रोफेशनल। द सक्सेशन प्लानिंग, द फैसिलेटर आर अपॉइंटेड टू ओवरसी द सक्सेशन प्लानिंग। वहां पे देखो थर्ड पैरा में तुमको दिखेगा, फैसिलेटर आर अपॉइंटेड, दिखा, अंडरलाइन कर लो उसको, और सक्सेशन प्लानिंग को अंडरलाइन कर लो। मैंने बताया था ये केस हुआ था तुम्हारे नीता अंबानी के, सॉरी इसके मुकेश और अनिल के केस में भी अपॉइंट किया गया था कि भाई किसको क्या दे समझ में नहीं आ रहा है, दोनों भाई झगड़ रहे बोले, है ना। आगे, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इनका, फैमिली बिजनेस आर एंटरिंग इनटू द मैनेजमेंट रोल मस्ट बी वेल। अच्छा इन लोगों का क्या था अब, कि अब जो बिजनेस में आ रहे हैं वो लोग क्या होने चाहिए, वेल क्वालिफाइड। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वेल क्वालिफाइड, ठीक है। आगे, इन्वॉल्वमेंट टू ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सो अब इन्होंने बताया भाई इनके, तानिया दुबाश द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द गोदरेज लिमिटेड एंड द चीफ ब्रांड ऑफिसर ओवरसी द ब्रांडिंग एफर्ट्स, उनकी फैमिली में आ गई कोई जनरेशन में। देन निसब गोदरेज एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सारी कंपनी अलग है, इफ यू सी ना, यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है, वो गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड थी। लीडिंग द होम एंड द पर्सनल डिवीजन। देन विवेक गंभीर, अब ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, इन्होंने एक प्रोफेशनल व्यक्ति को अपॉइंट किया, किस कंपनी में है? इसका इनका जोड़ा बना लो,
तानिया का, निशब का और विवेक का। एक ही कंपनी में, कहने से अब इन्होंने डाइवर्जन करना शुरू कर दिया। एक कंपनी में जो चेयरपर्सन है वो घर वाला है, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बाहर वाला है। वहीं पे क्या ये पिशोजा गोदरेज जो रियल इस्टेट बिजनेस है ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बोलकर अपॉइंट किया हुआ है। तो ये सारी बातें इन लोगों ने बताई कि हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों को लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे हमको समय लग रहा है, 3 जनरेशन तक तो हम लोग लाए नहीं। आगे सक्सेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। आज पिशोजा गोदरेज ट्रांजिशन हैंड ओवर करता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को रोल 2017 के अंदर। मतलब कहने से ये बंदा भी चेयरपर्सन था, लेकिन इसने भी अपने कंपनी में एमडी बाहर वाला बंदा अपॉइंट किया। अरे ऐसा नो। और लास्ट वाला रोल असाइनमेंट, अ स्पेसिफिक रोल डिफाइंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। और इन्होंने इस चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया कि अगर नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है तो इनको वेल ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इन शॉर्ट व्हाट दे मीन टू से, हम लोग भले ही फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन अब आईसीएसआई तुम हमारा थोड़ा सा प्रमोशन करो, है ना। लोगों को बताओ, एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी को बताओ हम लोग प्रोफेशनली गवर्न कंपनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं तो बच्चे हमारे पास भेजो। बच्चे नहीं मिल रहे हमको आर्टिकलशिप के लिए, और क्या पर्पज हो सकता है सिलेबस में डालने का। आ जाओ, फैमिली बिजनेस लॉन्गिटिविटी भी हो चुका है हमारा। ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ होमवर्क। द कंसेप्ट ऑफ आई जापानीज एंड द फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसको होमवर्क बोल के डालो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली ओन बिजनेस इन इंडिया, चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत। अब ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि इंडिया के अंदर फैमिली ओन बिजनेस कैसे शुरू हुआ। इधर दे में आज केस स्टडी जहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, और मेरे को लगता है देने का काम भी पड़ा तो मैरिको का आएगा, गोदरेज का नहीं आएगा। बिकॉज मैरिको ने बेस्ट एग्जांपल सेट किया, प्रोफेशनल के हाथ में सब कुछ दे दिया। गोदरेज में आज भी खुद के हाथ में रखा है, वो बोल रहे हैं हम लोग थोड़े थोड़े स्टेप ले रहे हैं प्रोफेशनल के हाथ में देने के। समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो दो केस स्टडी तुम लोग वहां पे कोट कर सकते हो कि भाई कितना इंपॉर्टेंस हो चुका है प्रमोटर ओरिएंटेड बिजनेस को फैमिली प्रोफेशनली गवर्न बिजनेस पे कन्वर्ट करना। हमारे यहाँ पे 2 कंपनियों ने स्टेप लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब कंसेप्ट यहां पर आ जाओ। इंडिया रिच लेगेसी फैमिली ओन बिजनेस चलते आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास काफी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लाइक कंपनीज खोल सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड द मेजोरिटी ऑफ द एंटरप्राइज इन इंडिया अंडर द फैमिली कंट्रोल शो काज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द बिजनेस प्ले इन द इकोनॉमी। और जनरली ऐसे होता ही है, समझ में आ रहा है। इंडिया के अंदर माइंडसेट ही है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं डे 1 पे हम लोग बाहर वालों का सोचते ही नहीं, हम लोग खुद के लिए शुरू करते हैं, खुद के सर्वाइवल के लिए शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? इवन तक अगर आप गुरु मूवी देखोगे तो वहां पे जब वो गुरु भाई अपने दोस्त को, जिग्नेश नाम होता है उसका, जिग्नेश साला होता है उसका, दोनों मिलके बिजनेस शुरू करते हैं। और भाई एक दिन फुल पार्टी शार्टी चल रही है, दारू की बोतलें खुली वाली है ना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये बोल के कि इस बार हमारा क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आया क्वार्टरली, वो लगभग 20 टाइम हाइक दे दे आपने को, ठीक है। जश्न मनाना चालू है बाकायदा, फिर ऐश्वर्या राय आ रही है ना, सबको दारू भर भर के दे रही है, एंजॉय करो बोले, लेकिन एकदम अच्छा प्रोफेशनल तरीके से, हाँ, फुल साड़ी में प्रॉपर तरीके से, है ना। खुश है कि भाई प्रॉफिट हुआ है अपने कंपनी को। इतने में अब वो सामने खड़ा हो जाता गुरु बाबू भाई चेयर के ऊपर, अब हमारी कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि हम लोग पब्लिक के पास जा रहे हैं, मतलब क्या, आईपीओ ला रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिग्नेश को गुस्सा था, ये बोले गुरु ज्यादा दिमाग पे मत चढ़ बोले, है ना, थोड़ा प्रॉफिट देखा नहीं बोले, डायरेक्ट पब्लिक की तरफ जाएगा मुंह मारने के लिए। बोले जिग्नेश तेरे को धंधा करना नहीं आता है, तो मैं दौड़ रहा हूँ बोले, तेरे को बैठना है तो मेरे कंधे पे बैठ, मस्ती करेगा तो गिर जाएगा, मेरे को बिजनेस करने दे मेरे तरीके से। कौन बोल रहा है उससे? गुरु भाई बोल रहे हैं। तो बोले वो गुस्से से बाहर निकल जाता है वहां से, तो समझाने के लिए जाता है वो। बहन भी पीछे से भगती है, साला ही है ना, बहन भी रोकने की कोशिश करती है, बहन से रुकता नहीं। बोले तू है ना दिमाग खराब मत कर, तेरे को नहीं मालूम होगा, तेरा पति क्या तेरे से प्यार व्यार नहीं करता, बोले तेरे को लगता होगा वो तेरे से प्यार करता हो, तेरे से शादी किया। बोले बापू ने बोला था कि मेरे बच्चे से जो भी शादी करेगा 20,000 दूंगा, तो वो पैसे लेने के लिए बोले शादी किया बोले तेरे से। समझ में आ रहा है? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डे ही स्टार्टेड द बिजनेस, किसके लिए सोच के शुरू किया था,
फैमिली के लिए, अब जा रहा है पब्लिक के लिए, आईपीओ के लिए। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से आगे वो शायद प्रोफेशनली गवर्न कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड इट वाज द स्टोरी ऑफ द धीरू भाई अंबानी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेल्ट कर, स्टोरी को चेंज करते हैं। यहाँ पे धीरू नाम है, वहां पे गुरु नाम है। इधर दो बच्चे हुए मुकेश और अनिल, उधर दो छोकरियां हुई उनको, है ना? वहां इधर भी इनकम टैक्स वगैरह के सबके रेट पड़े थे, उधर भी पड़े हुए हैं। इधर हेल्थ इश्यू हुआ था, उधर पैरालिस अटैक आया वाला है। तो एग्जैक्टली स्टोरी सेम है, बट सिर्फ ऐसा है कि चीजों में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए वाले, कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए धीरू भाई अंबानी के। बट किसको नहीं समझ में आता है? छोटा छोटा बच्चे को समझ में आता है। वन ऑफ मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ माई, मतलब ऑल टाइम फेवरेट अगर कोई बोलेगा नंबर वन मूवी कौन सी है, तो इट इज गुरु। आगे बढ़ते हैं। अंडररेटेड बहुत सारी, बट जबरदस्त है। सो नोटेबल इंडियन कॉग्लोमरेट लाइक आदित्य ग्रुप हो गया, ठीक है? आदित्य ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया। प्राइम एग्जांपल ऑफ द फैमिली ओन बिजनेस दैट वाइल्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, अडानी ग्रुप हो गया। भाई साहब इंडिया लेवल पे दबदबा है इनका, है ना? आप तुम सोचो ना, वो हर्षद मेहता का केस जो था, वहां पे सीबीआई पीछे लगा लगा था। आर माधवन, क्या नाम था उसका? आई थिंक आर माधवन ही था सीबीआई ऑफिसर। क्या नाम था? के माधवन। के माधवन, ठीक है। तो द पर्सन के माधवन वाज द, ये वाला, दिस पर्सन वाज द सीबीआई ऑफिसर इन केस ऑफ हर्षद मेहता स्कैम। समझ में आ रहा है? अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो ये वाला बंदा दिखा था तुम लोगों को। तो ये लोग जो है ना, स्पेसिफिकली मतलब ऐसे बोलते हैं, जब इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करना शुरू किया था ना, तो जो भूषण था, हु इज भूषण, सपोर्टर है किसका? अपने हर्षद मेहता का, ठीक है? उसको साइड में लिया, बोले भाई तेरे को सब इन एंड आउट पता है। तो बोले, उसको गुस्सा आ जाता है भूषण को। बोले क्या उखाड़ लोगे बोले तुम, हर्षद का, बोले किस किस को पकड़ोगे, बोले हर्षद को अंदर डाल रहे हो, किस किस को अंदर डालोगे? बोले सबको, बोले जितने लोग उसके साथ में इन्वॉल्व है। तो क्या बोलता है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को डाल देंगे बोले अंदर। तो उसको ये हिंट लग जाता है कि भाई खुद प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व है इस वाले केस में। तो के माधवन गए ऑफिसर के पास, बोले सर इट विल बी द ग्रेट विटनेस, विटनेस आई विल कलेक्ट द एविडेंस। बोले हम लोग प्राइम मिनिस्टर के आगे भी एक्शन लेंगे, ठीक है? आई थिंक नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? वो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए उन्होंने, नहीं लिए ऐसा नहीं है। बट आ रहा है ना कुछ सामने। जो दूसरा ऑफिसर जिसने अपॉइंट किया था के माधवन को, बोले आई थिंक तूने थोड़ा सा शांति लेना चाहिए, बोले जिंदगी में तेरा ज्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है? और फिर उसने बोला धन्यवाद, समझ में आ गया, बोलना क्या चाहते हो, मैं इस केस से अब अपना मैटर विड्रॉ कर रहा हूँ, हाथ विड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो काइंड ऑफ थिंग। तो डोंट यू थिंक ये फैमिली ओन बिजनेस है, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, है ना, टाटा बिरलाज हो गए, या फिर बोलो आप लोग क्या, ये हर्षद मेहता, क्या इनकी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर तक है, पार्लियामेंट तक है, लोकसभा राज्यसभा तक है? तुमको नहीं लगता है कि वो हीरो का लोन सैंक्शन करना था, क्या नाम था वो एडी का, विजय माल्या, अलग से कमिटी बिठाई थी उसकी, उसको लोन सैंक्शन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी का लेटर है, मनमोहन सिंह जी का। और वो भी थैंक्स गिविंग लेटर रिप्लाई में दिया वाला है। 19 लोगों की शायद कुछ टीम थी वो, 17 बैंक ने मिलकर लोन दिया था जयराम जी के। समझ में आ रहा है? सो ऐसा खतरनाक इन्फ्लुएंस होता है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी सच एज BMW, सैमसंग, वॉलमार्ट आर आल्सो ऑपरेट अंडर द फैमिली ओनरशिप और कंट्रोल। अच्छा, लेकिन आप अगर मेरे को बोलो ना, तो ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने बिल्कुल एक काम गलत नहीं किया जिंदगी में। अदरवाइज तुम देखो ना, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनके नाम ऊपर आए, क्यों आए? इनके कांड भी इतने बड़े बड़े हैं ना। समझ में आ रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसने हटाने का गलत नहीं किया और जबरदस्त नाम है भाई। मेरे को लगता है दैट कंपनी इज अ वॉलमार्ट। क्या लेवल प्लेइंग गेम शुरू किया था इसने, क्या डाउन पोजीशन पे था। मतलब समझो उसने शॉप ओपन की थी एक, जहाँ पे कस्टमर नहीं आता है, तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और कस्टमर का आना वहां पे फ्लो बढ़ना शुरू हुआ। सामने वाले की बिजनेस ठप हो गए थे,
और उसका क्या था, एग्रीमेंट था, रेंट एग्रीमेंट। वो रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया ना, तो जिसका लैंडलॉर्ड था ना, उसने क्या बोल दिया पता है क्या, कि भाई तेरे को नहीं देने का मेरे को आओगे, मतलब बोले जगह खाली कर। क्यों? तो उस जगह का एडवांटेज उस लैंडलॉर्ड को लेना था सेम बिजनेस शुरू करके। कंपनी ने रेट बढ़ाना शुरू किया, मतलब उसने अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे। वो थोड़ा सा उछलता नहीं था उसके पहले डाउन हो जाता था, थोड़ा सा बड़ा नहीं उससे ज्यादा डाउन हो जाता था। लेकिन बोलते हैं वॉलमार्ट इज दैट कंपनी जो हिटलर का सपना अपने दिल में लेके चलता है। क्यों? बिकॉज ये जिस भी कंट्री में जाता है ना, वहां की रिटेल इंडस्ट्री की धजिया बच जाती है। इतने कम रेट में अवेलेबल करा के देता है आप लोगों को गुड्स। इंटरमीडिएटरी की रोल खत्म कर देता है वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, एकदम इथिकली सही तरीके से, एकदम नीचे के लेवल से बंदा ऊपर के लेवल तक उठा। कभी अगर आप मिलो ना, आई थिंक विलियम वॉलमार्ट होगा, माइट भी, है ना, तो उसका स्टोरी पढ़ना तुम लोगों ने, जबरदस्त। तो ये फैमिली ओन बिजनेस के कुछ एग्जांपल दिए इन लोगों ने। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली इन द वेल्थ creation. A family business contribute in substantial to wealth creation across the economy, of course, and evidence the various studies. However, the many family business struggle the survival beyond the few generation due to the governance challenge within the family structure. काफी ऐसे फैमिली बिजनेस दिखेंगे जो कुछ जनरेशन के बाद में ठप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे हमारे सामने द रोल्स ऑफ गवर्नेंस इन द फैमिली बिजनेस। अच्छा, आप लोग चाहिए थे एक बार की प्लेयर्स इन इंडिया एंड द ग्लोबली, कर लो और वहां पे कंपनियों के नाम को अंडरलाइन कर लो। की प्लेयर्स इन इंडिया एंड ग्लोबली दिखा। उसके बाद में सेकंड, इंपॉर्टेंस इन वेल्थ क्रिएशन। सो वेल्थ क्रिएशन फॉर द इकोनॉमिक्स दिखा, अंडरलाइन कर लो। एंड सर्वाइवल बियॉन्ड फ्यू जनरेशन वेरी डिफिकल्ट मिलेगा आपको, उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, डन। आगे क्या बोला गया, रोल ऑफ द गवर्नेंस इन द फैमिली बिजनेस। द इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म आर द क्रूशियल इन द longevity and the success in the family business. A strong family governance is a smooth business operation, minimize the internal conflict and the facilitate the international continue sorry intergenerational continuity. Importance of governance in the family business लिखो, नेक्स्ट हेडिंग अगले पैरा में लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस इन द फैमिली बिजनेस। तो वहां पर है ना, अंडरलाइन कर लो इसको, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस, point number 1. Point number 2, it minimize internal conflict. Point number 3, facilitate intergenerational continuity. Is done. Array, transition toward the professionalism. While traditionally family member are hold key managerial position, shift towards the professionalism is a vital sustainable growth. तुम रखो बोले केएमपी की पोजीशन, लेकिन तुमको सस्टेनेबल ग्रोथ, व्हाट इज सस्टेनेबल, लॉन्गिटिविटी, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुमको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो तुमको कहां पर शिफ्ट होना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म के पास शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इंटेल अडॉप्टिंग द मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, फॉस्टरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड बिल्डिंग द कॉम्पिटेंट टर्म्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस। नेक्स्ट पैरा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस। वहां पर फिर से पॉइंट नंबर 1, अडॉप्ट द मॉडर्न, नहीं पहले तो सस्टेनेबल ग्रोथ को करो, ठीक है, सेकंड करो अडॉप्टिंग द मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, थर्ड फॉस्टरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द फोर्थ इज बिल्डिंग द कॉम्पिटेंट टीम्स। समझ में आया गाइस? आगे क्या बोला हुआ है, अलाइनमेंट ऑफ द फैमिली वैल्यूज विद द बिजनेस प्रैक्टिस। अ फैमिली ओन बिजनेस ओपन प्रायोरिटाइज फैमिली फर्स्ट। मतलब ऑफ कोर्स फैमिली ओन बिजनेस में क्या होता है, भाड़ में गए सब लोग, है ना, सबसे पहले हम लोग खुद के बारे में सोचेंगे, फैमिली फर्स्ट को अंडरलाइन कर लो। ethos in the decision making, balancing the family well-being and the business performance. The value instilled within the family often क्या बोले, permit the organizational culture shaping the overall ethos of the business. Evaluation of family business in India. Younger generation in the Indian family business are increasingly embracing the modern management practice and the global aspiration. सीधी सी बात है, हम लोग जो न्यू जनरेशन है, सारी चीजों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तुम सोचो ना, अपने दादाजी, सॉरी दादाजी क्या बोलना,
जो दादाजी वगैरह थे, इन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया है और पापा अगर इस बात में बोल देना कि मेरा दोस्त है पापा और मैं उसको अपने बिजनेस में लाना चाहता हूँ, पापा है ना बोलेंगे, दादाजी पापा को बोलेंगे चल तू निकल घर के बाहर, उधर जाके तेरे को जो करना है कर। समझ में आ रहा है? और मेजोरिटी आप देखो ना, कुछ कम्युनिटी है जो बिजनेस को बिलोंग करती है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे बोलते हैं कि भाई ये लोग तो बिजनेस वाले हैं। कौन से मारवाड़ी एक आते हैं, गुजराती एक आते हैं, देन फ्यू मोर कम्युनिटी, सिंधी। ठीक है, तो ये वो कम्युनिटी कंसिडर होती है जो बिजनेस, इसलिए इन कम्युनिटी को दिस एन अल्टरनेट नेम, बनिया, है ना। और क्या होता है ना, ईगो आ जाता है बनिया लोगों के अंदर एक अलग, भाई मारवाड़ी है ना। अब एक एक तुमने कहावत सुनी होगी काफी, भाई मारवाड़ी जितना कंजूस तो कोई है ही नहीं, सुना है कभी? या फिर जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पे पहुंचे मारवाड़ी, है ना। फिर बोलेंगे लोटा लेके आए, है ना, और पोता भर के ले गए। तो लोटा लेके आए, उसके पीछे का भी लॉजिक ये है, हमारी जनरेशन टू जनरेशन बैक, तो राजस्थान में अकाल हो गया था कि भाई पानी वानी की टंचाई है, और ऐसे समय में कौन वहां पे सरवाइव करेगा। तो लोग रीजन बोलते थे भाई लेके जा रहे लोटा। अब तक तो कोई सारी चीजें होती नहीं थी, फैसिलिटी अवेलेबल घर में, और एक बार लोटा लेके गए तो वो वहां से आते ही नहीं थे रिटर्न, मतलब वो क्या हो गया, वहां से शिफ्ट मार लिए कहीं पे, और फिर वो महाराष्ट्र में इधर उधर सब दूर घूम आ गए। ठीक है, तो इसलिए बोलते लोटा लेके आए और पोता भर के ले गए, मतलब डूइंग बिजनेस ओवर हियर। आप देखो ना, पुणे के अंदर मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग किराना शॉप देखो, मेजोरिटी ऑफ द किराना शॉप यू विल फाइंड द मारवाड़ी ओवर देयर। समझ में आ रहा है? वो ये सब लोगों को पूछना तुम कहाँ से हो, सारे राजस्थान से। समझ में आ रहा है? वाह। अच्छा चलो, तुम लोग एक काम करो, दूसरा, अगर तुमको वेल नोन प्लेसेस पता होगे जहां पे पानी पूरी के स्टॉल देख लेना। अब पैसा ये लोग लाखों रुपए कमा रहे, शर्म के भाई कुछ लेन देन नहीं इनको, है ना। कि भाई तुम बोलोगे जिस जिसने की शर्म उसके फूटे करम। समझ में आ रहा है? लेकिन बनिया बोला कि अलग ईगो आता। तो कबीर जी ने बहुत अच्छा बोला, जो तू सच्चा बानिया बनिया सबसे एक सा तोल। क्या? जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा तोल, जब तन मिट्टी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बहुत ही प्यारी लाइन है कबीर सिंह जी के बनिया के ऊपर बोला हुआ उन्होंने। ठीक है, मतलब ही वाज लाइक कि लीव योर ईगो अपार्ट। ही स्टार्टेड विद द, क्या है, कबीर सिंह की है ना, कबीर वाणी है, अब मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहे, है ना। एक एक वो है, ऊंचे कुल के कारण तू दुनिया भूल रहा है, जब तन मिट्टी हो जाएगा तब कुल का होगा क्या। समझ में आ रहा है? ऊंचा कुल मिल गया तेरे को, तो तू दुनिया दुनिया भूल रहा है, लेकिन जब तेरा तन मिट्टी में घुल जाएगा, बता तेरे कुल का क्या होने वाला है ना। तो उसके आगे था वो, जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंचे नीचे को छोड़कर एक समर्थन तोल, ऐसे कुछ तो था वो वर्डिंग। बट ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक। दिस शिफ्ट टुवर्ड द प्रोफेशनलिज्म एंड द अडेप्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ फैमिली ओन बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। पहले तो इनका एक होता है, मस्त कुछ यूनिवर्सिटी पकड़े इन लोगों ने, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, है ना, इधर अपने बच्चे को भेजने का एजुकेशन के लिए। इवन दे विल, मतलब ओपनली बोलते वो आ जाओ हमारे पास, बिकॉज उनके पास फिर लिस्ट बनता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में ये इंडिया को चलाने वाले हैं, क्योंकि इनका फैमिली ओन बिजनेस है। तो उनको बताने के लिए भी अच्छा होता है कि भाई ये हमारे कॉलेज से बाहर निकले हुए हैं। आगे, द रिलीवेंस कल्चर कंटेक्स्ट, the management style of the family business heavily influenced by the cultural and societal values of the respective country. If you ask somebody कि भाई मांस मच्छी का बिजनेस करेगा जिसके अंदर हम लोग बोल रहे गाय के बारे में, बोलेंगे एड़े हो गए क्या? क्यों? हम लोग माता मानते गाय को। समझ में आ रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉमन हो जाता है। तो कहने से वो सोसाइटल वैल्यू तुम्हारे अंदर आ जाती है जिस कंट्री को तुम लोग बिलोंग करते हो। ठीक है, और आगे, फैमिली वैल्यूज आर डीपली इम्बेडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। हाउ कम यू प्रूव दिस? सिंपल सी बात है, अभी अनंत अंबानी का इंटरव्यू लिया, व्हाट माय फादर टॉट टू मी, उसने बोला। इसके पहले एजीएम हुआ था, वहां पर मुकेश अंबानी ने स्पीच दिया था, 5 लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम माय फादर। मतलब कहने से जो फैमिली तुम्हारा ये है वैल्यूज रहेंगे, फैमिली वैल्यूज रहेंगे, आर डीपली इम्बेडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। यस और नो?
और वही प्रॉब्लम हो गया था साइरस मिस्त्री के साथ में कि भाई इसका वैल्यू और हमारा जो टाटा का वैल्यू वो अलग अलग है. So, in the essence, the family-owned business in the India embedded blend a transition क्या है modernity, वो सारी बातों को इन्होंने क्लब कर दिया. आप लोगों ने कहाँ तक लिखा था, कहाँ तक लिखा था? प्रोफेशनल. अब उसकी अलाइनमेंट ऑफ फैमिली वैल्यू विद द बिजनेस प्रैक्टिस. अलाइनमेंट ऑफ फैमिली वैल्यू विद द बिजनेस प्रैक्टिस एंड शिफ्ट टूवर्ड्स एंड द शिफ्ट टूवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट ब्रॉडर विजन and future of family owned business in India, and future of broader vision and future of family owned business in India. And last wala point, relevance of cultural societal value and family value in business. In business. Can I say we are done with this, guys? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? बिकॉज हम लोग पढ़कर आए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने. तो ये चीज तो तुम भी पढ़ सकते हो कि हाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. हमने यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फैमिली ओन बिजनेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो पहला पॉइंट हमने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द वुमेन डायरेक्टर. मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेट हो चुका है, 1/3 आपको रखना पड़ेगा अगर लिस्टेड कंपनी होगी, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करोगे तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा. इसके वजह से क्या है, टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विदाउट एनी मटेरियल इंटरेस्ट. अब वो डेफिनेशन है ना मटेरियल इंटरेस्ट के, 149 सबसेक्शन 6. एंड डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड मतलब क्या बोला इन लोगों ने, इवन यू हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर एंड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. अरे ऐसा नो. तो वहां पे लिख लो आईडी 1/3 कॉमा 2, 1/3 कॉमा 2, और नीचे वुमेन डायरेक्टर ऑब्लिक इंडिपेंडेंट वुमेन IWD. मतलब मैं वुमेन डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट. आई मतलब मैं होता ना, तो आई मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. ठीक है, आगे बढ़ो. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसके अंदर आप लोग ये बात याद रखते हो, इसके वजह से क्या बढ़ रहा है, इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहा है. लिख लो वहीं पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड. वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आने से क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड. डन गाइस. आगे CSR. तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी हम लोगों को बनाना पड़ेगा. अच्छा, कंपलसरी है क्या 50 लाख के नीचे रहेगा तो कंट्रीब्यूशन? नो. द कंपनी मीटिंग सर्टेन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मस्ट डू अपॉइंट, क्या बोल सकते हैं, फॉर्म अ CSR कमिटी कंप्राइज एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग वन ऑफ शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अपन ने कमिटी पढ़कर आ गए, ये क्या है, चिल्लर भर के पानी. प्रमोशन ऑफ सोशल कॉज. कमिटी फॉर्मुलेट द पॉलिसी एक्टिविटी, फिर उसके ऊपर अंडरटेक करेगी. क्या क्या है उसके अंदर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, होल्डिंग कंपनीज अकाउंटेबल फॉर सोशल वेलबींग. इन शॉर्ट समझ में आ रहा है. पहला बात, अपॉइंटमेंट ऑफ CSR कमिटी एंड प्रमोशन ऑफ सोशल कॉज. लिख लो CSR के अंदर, लिख लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ CSR कमिटी एंड क्यों चाहिए हमें, फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कॉज. नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी कंपोजिशन रोल, मैंडेट लिस्टेड कंपनी एंड अदर कंपनी. अच्छा, वही सेम है 10, 100 और 50. ठीक है, कि 3 डायरेक्टर चाहिए जिसमें से प्राइमरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह होना चाहिए. प्राइमरली इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी वगैरह वाला रोल हम लोग पढ़कर आए. ठीक है. फाइनेंशियल ओवरसाइट, द कमिटी रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योर द ऑडिटर इंडिपेंडेंस, रिकमेंड देयर अपॉइंटमेंट इन द रेम्यूनरेशन. ठीक है. तो दो बातें अगेन, कंपोजिशन एंड द रोल, एंड दूसरा लिख लो उसके अंदर फाइनेंशियल ओवरसाइट.
कंपोजिशन एंड रोल एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। बाद में एनआरसी, एनआरसी भी हम लोग पढ़ कर आए गाइस, और इसके ऊपर चैप्टर हो गया ना बोर्ड कमेटी पूरा। उसके बाद में ये नया रहेगा तुम्हारे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अभी क्या हो गया, तुम लोग पुराने सिलेबस में पास हो गए सीएस के अंदर, अगर एग्जीक्यूटिव में पास होते रहते न्यू सिलेबस के अंदर तो देयर इज अनदर चैप्टर कॉल्ड इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, लेकिन जो तुम्हारे समय में नहीं था ना, तो वहां पे देयर इज अ सेक्शन नंबर 211 जो ऐसा बोलता है दैट एक्ट के अंदर हम लोग इसको अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा CFOI तुमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर मॉड्यूल में पढ़ा होगा, अगर मॉड्यूल से पढ़ा होगा ना, सीरियस फॉस्ट इन्वेस्टिगेशन, ये तुम्हारा ऑफिस। अगर तुमको लग रहा है कि कोई कंपनी के ऊपर डाउट आ रहा है तुम लोगों को, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो बोले तुम CF आयो को अपॉइंट करो, जो क्या करेगी, इन्वेस्टी करेंगे, गेट करेगी फ्रॉड केसेस को और रिपोर्ट करेगी किसको, रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जिसने उसको अपॉइंट किया, या फिर अपॉन द पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट। मतलब एक तो इसको ROC बोलेगा इन्वेस्टिगेट कर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इंस्पेक्टर या पब्लिक ऑफिस में से कोई बोलेगा। द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन CFOI IO conduct the investigation into the company's affairs to address the instances of fraud and ensure the compliance and the accountability. Done guys? तो हम लोगों ने बोला है कि प्रोफेशनली गवर्नेंस होने के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए। ऑडिट कमेटी लाया, CSR कमेटी लाया, तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाया, वुमेन डायरेक्टर लाया, एनआरसी लाया, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी लेकर आए। समझ में आ रहा है क्या? आगे यूनिक चैलेंजेस, मार्केट इंपॉर्टेंट गाइस। अच्छा इसके ऊपर का भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंडिया में तुम लोग क्या चैलेंजेस फेस करोगे। ठीक है, नंबर 1 मैनेजिंग डायरेक्टर ओपिनियन एंड द इंटरनल managing diverse opinion and the internal dispute, balancing the conflict between viewpoint among the family member within the business poses the significant challenge। सुनना, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि भाई साहब आज के डेट में जो तुम्हारी जनरेशन है, जो ये जनरेशन है, या फिर यही जनरेशन में दो लोगों के व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अरे मेरे भाई का थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, कुछ क्वालिटी उसकी अच्छी है, कुछ क्वालिटी मुझे लगता है मेरी अच्छी है। समझ में आ रहा है क्या? बोलने का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट व्यू पॉइंट हो जाते हैं किसके अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर, और इसके वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस के ऊपर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आ जाता है। आगे क्या बोला है, रिजॉल्विंग द इंटरनल इशू एंड द डिस्प्यूट इफेक्टिवली रिक्वायर द रोबस्ट कम्युनिकेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? तो वहां पे अंडरलाइन कर लो तुम किसके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट व्यू पॉइंट, फैमिली मेंबर, पोजेस बिजनेस चैलेंज, अंडरलाइन किया। आगे इंटरेस्टर क्या इन्वेस्टर डिसबर्स एंड क्या डिस्ट्रस्ट एंड द स्क्रूटिनी, द शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर में हर्बर क्या है डिस्ट्रस्ट टुवर्ड द फैमिली कंट्रोल कंपनी, फियरिंग द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ द राइट। अच्छा सुनना, डिस्ट्रस्ट तुम लोगों का विश्वास उठते जाएगा, क्यों? जनरली अगर वो कंपनी कैसी होगी, फैमिली कंट्रोल, तो डिस्ट्रस्ट फैमिली कंट्रोल कंपनी को अंडरलाइन कर लो। क्यों? द रीजन अब्यूज ऑफ राइट ऑफ कंट्रोलिंग फैमिली, तुम्हारे पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है और कल जाके तुम इसका गलत फायदा लोगे। वी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द माइनॉरिटी। समझ में आ रहा है? मेजोरिटी हैज देयर से एंड द माइनॉरिटी हैज देयर वे, बट माइनॉरिटी को वे होने के लिए भी एक सर्टन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी नहीं रहेगा हमारा तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग प्रीफर नहीं करते, ये एक चैलेंज है। इन्वेस्टर स्क्रूटिनाइज सच कंपनी मेटिशियसली बिफोर इन्वेस्टिंग एंड कंसिडर एसोसिएट रिस्क। तो जनरली इन्वेस्टर स्क्रूटिनी नहीं करता है ऐसी कंपनी को बहुत ध्यान से। आगे सक्सेशन चैलेंजेस एंड द कम्युनिकेशन गैप। अब मल्टी स्टेक होल्डर डाइविंग चाहिए था वो, फॉर द लीडरशिप पोजीशन ऑफन लीड टू सक्सेशन चैलेंज। अच्छा सुनना, मुकेश अंबानी का बिजनेस किसको देना चाहिए, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, या फिर ईशा अंबानी? क्या बात है, सब ए मालूम है क्या? ये में कि तीनों ए है। अबे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये सॉरी ईशा अंबानी। अब ईशा का तो शादी हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। किसको जाना चाहिए इसका बिजनेस? अनंत बोल रहा है मेरे को होना, मेरे को होना, आकाश बोल रहा है मेरे को होना, ईशा बोल रही है मेरे को होना। समझ में आ रहा है? तो अपने ही कहने से मल्टीपल स्टेक होल्डर आ गए एक जगह पे, 3-3 लोग आ गए, तो लीडरशिप पोजीशन के लिए सक्सेशन चैलेंज हो गया ये। समझ में आ रहा है? डिजर्विंग कैंडिडेट आपके पास अच्छे अच्छे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द
इंक्यूबेट एंड इनकमिंग जनरेशन। अबे सुनना, ये तो बहुत नॉर्मल सा बात हो गया। तुम लोग देखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं भी तुम लोगों के साथ में, जैसे अब क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो रहा है। पहले ना मम्मी पापा सर्वोपरि थे। एग्जाम्पल देता हूँ बेस्ट वाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले एक जमाना था जब माता जी ने कुछ बोल दिया ना, यू कैन नॉट इवन क्रॉस इट। एग्जाम्पल, 5 भाई थे, एक का नाम है नकुल, एक का नाम है सचदेव। बाकी के नाम बोलना बताना पसंद करोगे? बोल। अर्जुन, इसके ऊपर भीम और युधिष्ठिर। ठीक है। अब ये जो भीम था ना, इसमें 100 हाथियों की शक्ति थी बाबा। ठीक है। और इनके अगेंस्ट में फुल धिंगाना करने वाली टीम, अवकाली बच्चों की 100 बच्चों की टीम थी इनके अगेंस्ट में। ठीक है। इनको बोलते हैं 100 कौरव और ये बोलते हैं 5 पांडव। महाभारत के समय की बात है। अब ये इनको छेड़ते रहने के, एक बार भीम ने क्या किया मालूम है क्या? सबको बुला रहे, तुमको मैंगो वैंगो खाने की इच्छा हो रही क्या? दुक्का का मतलब समर वैकेशन था बोले, है ना? सब लोग घर में खेल रहे थे, बोले चलो 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 तुमको मैंगो खिलाता। भीम ने सबको चढ़ाया झाड़ के ऊपर, सबको चढ़ाया A to Z, 100 के 100 कौरवों को, और झाड़ को उठा के तोड़ के फेंक दिया एक साथ में। मुझे एक बात बताओ, सबको लगी होगी, कान पकड़े भीम के और लेके चले गए कौन? अपने विश्व पितामह। बोले बहुत मस्ती कर रहा, बोले आज चल, बोले रात अब तू क्या करेगा, आज पूरा रात सिटअप करेगा, है ना? अब ये भीम को लेके चारों भाई अपने मम्मी के सामने गए। बोले देख मम्मी, भीम को क्या मिला। मम्मी बोलती जो भी मिला सब में बांट लो। भाई दूसरी दिन मम्मी एकदम अंग्रेया नहीं, सॉरी, मम्मी उठती नींद में से एकदम, है ना? मम्मी देखती तो क्या अपने सारे बच्चे पुशअप सिटअप कर रहे हैं। अरे बोले क्या हो गया? बोले वो कल भीम को सजा दी ना बोले, और आपने बोला सब में बांट लो, तो हम लोग एक साथ में बांट के ले रहे। मतलब माँ का शब्द को उन्होंने क्रॉस किया क्या? नहीं किया। मम्मी को एकदम इमोशनल हो गई। मम्मी मम्मी बोलती वाह बेटा, ऐसा ही रहना जिंदगी में, हमेशा चीज बांट के ही खाना, ठीक है ना, मिल बांट के ही रखना। अब ऐसा हुआ, फिर बड़े हो गए थोड़ा सा, अर्जुन गया वन में और शादी करके आ गया। किसके साथ में? द्रौपदी के साथ में। और घर पे आए, चारों भाई बोलते देख मम्मी अर्जुन ने क्या लाया। मम्मी मेडिटेशन में पूजा कर रही भगवान की, बोले मेरे को नहीं मालूम क्या लाया, एक काम करो चारों में बांट लो, सब में बांट लो। द्रौपदी का 5 लोगों के साथ में शादी हुआ था ना, तो वो रीजन था कि माता ने बोल दिया था। और भाई माता ने तो देखा भी नहीं, इवन तो युधिष्ठिर गुस्सा भी हो गया था इस बात से लेके, आपने बिना देखे नहीं बोलना चाहिए था, बचपन की बात अलग थी। समझ में आ रहा है? बट अब बाद में तो ये तक डिसीजन ले लिया कि अर्जुन को भेजेंगे हम लोग कहाँ पे, हस्तिनापुर में, और चारों हम लोग क्या करेंगे, वनवास में चल जाएंगे, तो साथ में रहेंगे नहीं। तो बट ठीक है, अब मेरे पास उतना समय नहीं, मैं तुमको पूरा स्टोरी बताऊं, मैं तुमको बता रहा हूँ समय के साथ में इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी होती है। अब वो एक समय था, उसके बाद में जनरेशन आगे बढ़ा। मेरे बहुत सारे समय के बाद में मेरे पिताजी का जनरेशन। अब मेरे पिताजी के जो पिताजी थे वो बचपन में समा गए, माता जी साथ में थे, शादी वादी हो गए। लेकिन अब जब पिताजी नहीं है तो भाई उनकी जगह पे आ जाता है। तुमको पता है कि 12वें के दिन एक प्रोग्राम होता है, पग पगड़ी, पग पकड़ी बोल, पगड़ी का पगड़ी, किसी का डेथ होता है ना, 12वें के दिन के बाद में पगड़ी का प्रोग्राम होता है। पगड़ी मतलब क्या, उसको अब टोपी पहनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये था, आज तक जो पोजीशन आपके पिताजी का था, अनदर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, तू बड़ा है, आज के बाद में वो सारी जिम्मेदारी है तेरे तेरे ऊपर है। समझ में आ रहा है? लाइक फॉर माई ब्रदर, अब मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ उसके बाद में जो मेरा भाई था, उसके उसको पगड़ी पहनाई। नाउ इफ समवन आस्क हु इज एट योर फादर पोजीशन, तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल देम, मेरा भैया आज मेरे पिताजी की पोजीशन में है। तो उस समय में मेरे पापा का शादी वगैरह सब हो चुका था, ठीक है। और अगर भाई ने बोला उठ तो उठना, बैठ तो बैठना, काम पे जा तो जाना, पैसा कमा के लाया सब कुछ दे देना, भाई 1 रुपया देंगे ले लेना चुपचाप से। 500 रुपए कमा के लाया तो भी 1 रुपया भी दे दिया तो रखना खुशी से। समझ में आ रहा है? मतलब कहने से रिस्पेक्ट बहुत बढ़ रहा है। लेकिन आज के डेट में तुम देखो क्या हो रहा है, अपन लोग नॉर्मल चीज जाते हैं, कभी कभी इरिटेशन होती है, बोलते हैं पेरेंट्स को। समझ में आ रहा है? उन्होंने कुछ बोला, अरे यार मेरे को समझ में आता ना, मेरे को क्या करने का है। द वे वी आर टॉकिंग, कहने से ऐसा पुराने जमाने में बोलो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हम लोग बोलते हैं कि यार आपका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है, जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो तुम समझ नहीं पाओगे। अभी तुम आज के डेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊं और कपड़े लेकर आ जाऊं, मैंने 3,500 रुपए की जींस पैंट लेकर आया,
अगर मेरे दादाजी दादी जी मेरे को देखे तो मेरे को पकड़ पकड़ के मारना पसंद करेंगे, बोलेंगे पागल हो गया, सोने में डाला रहता, शर्ट पैंट कौन लेके आता है, बोले 3 साढ़े 3 हजार का। लेकिन आज की डेट में नॉर्मल हो चुका है। तो कहना है जनरेशन गैप आ चुका है। पढ़ो उस पॉइंट को, क्या बोलता है वो, कि जनरेशन गैप बढ़ने की वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ चुका है। हम लोग बात करना पसंद नहीं करते ज्यादा। पढ़ो, द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड द इनकमिंग जनरेशन, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। आगे क्या बोला हुआ है, अ प्लानिंग पोस्ट सक्सेशन रोल ऑफन निग्लेक्ट एंड द लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन एंड द अनसर्टेनिटी। और ये लोग भी अपने पे इतना विश्वास नहीं करते आने वाली जनरेशन के ऊपर। तो सक्सेशन प्लानिंग, challenges in hiring the external staff, the external staff may be limited career advancement opportunity, decision making authority within the family। अच्छा सुनना, तुमने बाहर वालों को लाया कि नहीं लाया, लाया। अब जब तुम बाहर वालों को ला रहे हो तो उनको डिसीजन लेने दो, तुम बोलता है तू मेरे यहाँ का नौकर है, शांति से बैठ। मतलब उनको करियर एडवांसमेंट नहीं मिल रहा है तुम्हारे कंपनी में, ना उनको डिसीजन लेने का अधिकार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस कौन सा है, फैमिली। तुम दिखाने के लिए बाहर वालों को लाए। समझ में आ रहा है, कोई आना पसंद भी नहीं करेगा। So, a family-centric decision-making process may deter the external talent from the joining the organization। मतलब hiring of external staff even more difficult। क्यों? बोले यार जाके फायदा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो क्यों जाऊं। आगे, inadequate attention of succession planning, despite of being critical concern, many family business fail to devote the sufficient attention for succession planning। काफी लोग ध्यान ही नहीं देते सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। The succession dilemma are exacerbated by the unclear family policy on the entry of the new generation, the retirement, and the conflict of resolution mechanism। So, the entry of the new family member into the business depend upon the available opportunity, creating the challenges for the younger generation to proven क्या बोल सकते हैं themselves। सिंपल सी बात है, मैं तुमको बताता हूँ एग्जाम्पल। क्या हुआ था, अपने पृथ्वी पे है ना, सब भगवान की हालत खराब थी, A to Z। क्योंकि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड तारकासुर। सुना है क्या? क्या किया था तारकासुर ने? शिव जी से वरदान ले लिया था कि भाई मेरे को अमृत तत्व का वरदान दो, मैं मरूंगा ही नहीं। शिव जी बोले सॉरी वर्ड अभिनिशो, प्रातः शून्यता, संभावना ही नहीं है, बोले ऐसा मैं वरदान नहीं दे सकता, बोले तेरे को। फिर बोले ठीक है, एक काम करो, ये तो वरदान दे दो कि मेरा मृत्यु सिर्फ आपके बच्चों के हाथ से होगा। बोले ये पॉसिबल। तो शिव भगवान वहां से गायब हो गए। भाई तारकासुर खुश हो गया, बोले कितने भोले हैं मेरे भोले भंडारी, है ना। ये तो बोले क्या है, अरे क्या नाम है यार, वैरागी है, द वन हु इज नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन। और बोले वैरागी ने मेरे को ये आशीर्वाद दे दिया, मेरे बच्चे से क्या होगा, तेरे को तेरा डेथ होगा। फिर सती माता का शादी हुआ तो सती माता को कितनी बार मारने का कोशिश किया। इफ यू अवेयर कि कुछ भगवान के पास सबसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे, पता है? जैसे इंद्र भगवान का सबसे शस्त्र क्या था, इंद्रस्त्र बोलते थे ना। उसके बाद में जो अर्जुन था, अर्जुन के पास गांडीव था, बाण था ना। तो ये कहाँ से बने हुए पता है? तो दधी ऋषि बोलकर एक ऋषि थे। जब सती माता को तारकासुर ने मारने का कोशिश किया था, अपने पंटर लोग भेजे थे उधर, है ना। तो दधी ऋषि ने बचाने का कोशिश किया, लेकिन दधी ऋषि को भी बहुत सारा क्या लग गया, जख्म वगैरह हो गए। तो शिव भगवान ने उनको, उनकी जो हड्डियां थी वगैरह, बोन वगैरह सारी चीजें, बोले ये किसी से भी ब्रेक नहीं हो गया आज के बाद में। तो जब उन्होंने अपना बॉडी ये किया, त्याग किया ना, तब उससे वो 5 अस्त्र शस्त्र बने थे, जो एक शिव भगवान के पास, एक इंद्र भगवान के पास, ऐसे ऐसे गए थे। ठीक है, बट एनीवे, अब तारकासुर जो था ना, तारकासुर को कौन मार सकता था? सिर्फ शिव भगवान का पुत्र। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, तो तारकासुर को मालूम मेरे को दूसरा कोई मार ही नहीं सकता, वो उठ पटांग जा जाके भगवान को काड़ी करने का, है ना, किसी भी भगवान को छेड़ने का, मारने का। और भगवान भग रहे इधर उधर, दूर दूर। क्यों? तो ये अपने हाथ से तो मरने वाला नहीं है। तो इसने इवन तक अपना स्वर्ग वर्ग सब अपना हाथ में ले लिया, और भगवान पाताल लोक में जाके रह रहे, समुद्र में जाके रह रहे, आसमान में कहीं तो भी रह रहे। और जो अपने सूर्यमंडल है ना, इसके अंदर तो 3 ग्रह बना के डाल दिए थे इसने खुद के, इतने खतरनाक थे। अब तारकासुर का डेथ होने वाला है सिर्फ शिव भगवान के पुत्र के हाथ से। भाई शिव भगवान ने जब अपने पुत्र को बोला कि तेरे को मारना पड़ेगा, बोले पप्पा मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मेरे को नहीं मारना, बोले
बोले तुम इसी के लिए लाया क्या मेरे को कृतिकाओं के पास से? तुम मेरे को प्यार नहीं करते, तुमको इनको मारना है इसलिए मेरे को लाया। डोंट यू थिंक कॉन्फ्लिक्ट आ गया मन के बीच में? बाद में वो रिजॉल्व किया एक बात के अंदर, उसको शिव भगवान ने बोला भी था कि मैं तेरे को समय देता हूँ, तू तेरा समय ले। बोले मेरे पास समय नहीं है, जो आपने बोला वही फाइनल है। वो बाद में बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने रेजिस्ट किया कि नहीं किया? तो कार्तिक ने पहले क्या बोला? कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई मेरे को नहीं इंटरेस्ट है, मेरे को योद्धा वोद्धा नहीं बनने का है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, अ न्यू एंट्री इन द फैमिली मेंबर बिजनेस डिपेंड अपॉन द available opportunity creating the challenges for the younger generation to prove themselves. बेस्ट एग्जांपल इसके क्या है? अजीम प्रेम जी, पिताजी का शांत हुए, फिर बिजनेस को टेक ओवर किया और बिजनेस को कहीं से कहीं पे ग्रो कर दिया। इसका ही देख अनदर अच्छा एग्जांपल है विजय माल्या, उसका भी स्टोरी ऐसा ही है कि भाई फैमिली में पिताजी का ये हो जाना, फिर बिजनेस हाथ में आ जाना, और फिर बिजनेस को कहीं से कहीं पे ले जाना। फिर वो अलग बात है कैसे और कहीं पे लेकर आ गया, लेकिन कहीं से कहीं पे लेकर तो गया था ना, बड़ी बात है। चेंजेस इन द माइंडसेट एंड द लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, द जनरेशन गैप एंड द, मतलब तुमको समझ में आ रहा है हर जगह पे ये किस बात को घुसड़ रहे हैं? सक्सेशन प्लानिंग। समझ में आ रहा है? So generation gap differ view between the old and the new younger generation within the family can impact the decision making and the strategic alignment. A family owned business are the struggle to adopt the competitive pressure. ये पुराने लोग competitive pressure को adopt नहीं कर सकते, especially when the transition from the protected market and the open economy. Failure to respond effectively competitive pressure lead to the tension within the business and the potential division of asset. खत्म। Learning of studies understanding from the family बिजनेसेस। अब एक काम करना, केपीएमजी ने स्टडी किया अपना फैमिली बिजनेस बेंचमार्क, इसके लिए इन्होंने 2,53,552 कंपनी का स्टडी किया था, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर हमें को क्या क्या मिला, जैसे लॉन्गिटिविटी एंड इंडिपेंडेंस फोकस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओनरशिप स्ट्रक्चर जनरली कैसा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन लोगों का। अब ये जो इन्होंने स्टडी किया था ना, ये कहाँ का किया है? जर्मनी। डू यू थिंक दे विल गोइंग टू आस्क यू अबाउट द जर्मनी? नहीं, मैंने देखे रखा हुआ है, पढ़ोगे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में। लॉन्गिटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, अ फैमिली ओन बिजनेस प्रायोरिटाइज लॉन्गिटिविटी। पहली बात तो हर किसी की इच्छा है कि हमको बिजनेस को लंबा चलाना है। कोई ये इसलिए बोलते हैं ना, अकाउंटिंग में पहला प्रिंसिपल तुमने पढ़ा होगा, ऑन गोइंग कंसर्न, है ना? सो इंडिपेंडेंस एंड द सिक्योरिटी इविडेंट देयर द हायर कैश रिजर्व, इक्विटी रेशियो, ओनरशिप फिक्स एसेट, एग्जिबिट अ ग्रेटर विलिंगनेस टू इन्वेस्ट। अब लॉन्गिटिविटी चाहिए होगा तुम लोगों को, तो आपको तुमको प्रोफेशनली गवर्न करना पड़ेगा कंपनी को। फैमिली ओन बिजनेस टेंड टू जनरेट अ हायर टर्नओवर एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर टू, जनरल फैमिली ओन बिजनेस अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द फैमिली बिजनेस 74% कॉन्सेंट्रेट शेयर होल्डिंग होता है, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप लोगों के हाथ में शेयर होल्डिंग है, विथ वन शेयर होल्डर ऑफ द फैमिली एंड फैमिली होल्डिंग सिग्निफिकेंट। जैसे आज के डेट में रिलायंस में मुकेश अंबानी होल्डिंग द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स। About 78% of the family business are managed by at least one family shareholder, एक बंदे से चल रही है। जर्मन की बातें कर रहे हैं वो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन डायरेक्टर आ गया। सो फैमिली बिजनेस जनरली इन्होंने देखा है कि वुमेन डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर ज्यादा है, और बाद में इन्होंने देखा है रोल ऑफ नॉन फैमिली बिजनेस कंपेयर टू नॉन फैमिली बिजनेस, वुमेन डायरेक्टर किसमें ज्यादा है? फैमिली बिजनेस में। एंड फैमिली नॉन फैमिली बिजनेस हाउएवर एग्जिबिट हायर प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का ऑलमोस्ट 80% जॉब क्या बोल सकते हैं इकोनॉमी का, यही लोग बिजनेस वाले दे रहे हैं। फालतू वाला बात है। आगे फिर इन्होंने इनसाइड अबाउट द ई एंड वाई वालों ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ है, तो इसको तुम पढ़ लेना। मैं तुम लोगों को लेकर आ जाता हूँ सीधा इंडिया वाले, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म पे होने में, ठीक है, खत्म कर देना, ये कंटिन्यू रखना है कल में। आज बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यूसी फैमिली बिजनेस सर्वे, ये वाला फैमिली बिजनेस सर्वे करते एक बार, एसपी जैन ने किया था। मैनेजमेंट रिसर्च सर्वे 350 फैमिली अक्रॉस द 50 सिटी इन इंडिया। ये कहाँ का सर्वे है? मिला क्या? ठीक है, कहाँ का सर्वे है? इंडिया का सर्वे है। तो डोंट यू थिंक ये वाला हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, ठीक है। की चैलेंजेस, लैक ऑफ क्लियर सक्सेसर और सक्सेशन प्लान, क्या बोर कर रहे हैं बोले, सक्सेशन प्लान है ना। आगे absence of clearly defined role and the responsibility of family manager including the women,
मतलब absence ऑफ क्लियर रोल, अकाउंटेबिलिटी, समझ में आ रहा है? लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर फैमिली के बीच में दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, व्हाट इज द रिजोल्यूशन मैकेनिज्म? हु इज द पर्सन गोइंग टू हैंडल द इश्यूज? कौन है जो दोनों को लिए मेंटर बोल के काम करेगा? कुछ ही नहीं, समझ में आ रहा है? अब्सेंस ऑफ रिटायरमेंट एज फॉर द सीनियर जनरेशन, बिजनेस छोड़ने के लिए रेडिश नहीं है। तुम देखना कितने कितने बुजुर्ग लोग आके आज भी बिजनेस में बैठते हैं। अरे भाई उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, है ना? फिर भी जो लोग हैं वो आज भी धंधा खुद ही, हमारे वरन गांव में जो घर था ना, वहां पे सामने एक किराने की शॉप थी, लाला जी बोल के। लाला जी नाम से समझ में आ रहा होगा तुमको? लाला जी मतलब क्या, किसको बोलते हैं? लाला और लाली ऐसे, सेठ जी, सेठ और सेठानी, समझ में आ रहा है? तो वैसे उनको लाला जी बोलते थे हम लोग। भाई दो भाई थे वो, और एक थोड़ा आंख से कमजोर था, एक आंख से पक्के ऐसे खतरनाक वाले एकदम, है ना? उनका बड़ा बच्चा हो गया, बच्चे को लगा के देने के लिए वो सोच नहीं रही, चार लोगों के बीच में गलतियां कर रहा। तो उनका ऐसा है कि भाई हम लोग इतना विश्वास करते ही नहीं इन लोगों के ऊपर जितना हमारा विश्वास खुद के ऊपर है। खतरनाक लोग रहते। लैक ऑफ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यहाँ पे क्या है? absence of the retirement age of the senior generation members and the roadmap for the next generation। अच्छा तुम चलो, तुम एक समय के बाद में छोड़ के जाओगे, लेकिन तुम्हारी आगे वाली जनरेशन को इसमें इनबिल्ड कैसे करोगे? उन लोगों को भी तो सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? ये भी नहीं कर रहे। तो these are what guys, these are the key challenges that they face। समझ में आया? now they have given reason for the deducting hand over the next generation। क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट जनरेशन भी इंटरेस्ट नहीं बता रहे फैमिली ओन बिजनेस में। कितने सारे, आपने तो एक बात बताओ, अगर आप चाहो तो आपका फैमिली बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, बट यू आर नॉट डूइंग। एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले तुमको एक एग्जाम्पल दिया था, प्रतीक सर का और नमन सर का, इफ यू रिमेम्बर। दद्दू सीए, पापा सीए, चाचा सीए, इनका घर का फर्म है शाह भाईती एंड चांडक एंड एसोसिएट्स नाम से, ठीक है? क्या इनका प्रैक्टिस अच्छा सेट होगा या ठीक ठाक होगा? भाई साहब मल्टीपल जगह पे, ठीक है? अब नमन सर सीए बने और प्रतीक सर भी सीए बने, चाहते तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते थे क्या? लेकिन दे डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू। व्हाई? दे स्टार्टेड देयर ओन क्लासेस कॉल्ड 4D, 4 डायमेंशन, एडिंग 4 डायमेंशन टू योर नॉलेज। और इसके अंदर इन्होंने फोकस किया सीए को पढ़ाने के लिए। भाई साहब एक स्कूल होता है ना, कॉलेज, वैसे इस बार उन्होंने खुद का इमारत बांध लिया वैसे, उस लेवल का। जब हम लोग थे नॉर्मल क्लासरूम के चेयर्स, एंड वो चेयर एक तो टाइम पास वाली चेयर दी थी उन लोगों ने हमको, व्हाई आई एम सेइंग टाइम पास, वो जो होती है ना ऑफिस वाली गोल गोल घूमने वाली, वो वाली चेयर दी थी। अब क्या, पीछे से बच्चा लात मार रहा है, अपन जगह पे गोल घूम रहे हैं, पीछे बात करना है तो अपन गोल घूम के बात कर रहे हैं। तो वो बैठने के लिए कंफर्ट देता है तुम लोगों को, लेकिन अपना तो बड़ा टाइम पास हो रहा है उसके अंदर। तो फुल धिंगाने चलते थे हम लोगों के। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ना ऐसे नमन सर और प्रतीक सर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटिन्यू द ओन फैमिली बिजनेस। समझ में आ रहा है? सर परस्यूड लैक ऑफ कैपेबिलिटीज, अच्छा इनके पास कैपेबिलिटीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, तुम देखना पेरेंट जितने कैपेबल होते हैं उतने बच्चे कैपेबल नहीं होते। तुमको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था थोड़े दिन पहले, वो जिसके ऑफिस में मैं रहता था, धिंगाना उसका, फुल इसके ऊपर सो के बात कर रहा। मैंने दरवाजा खोला, मैं बोला भाई गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद में बात करते करते कहीं पे घूम जाना, 3-4 किलोमीटर घूम लेना, और बाद में कॉल करके बोलना, अरे मी कुठं अडकलो, मला कळत नहीं है। तो बोला सर भेजो जीपीएस पे, फिर वो अपना एड्रेस भेजेंगे अपन जाने का, फिर उधर से चिल्लाएंगे अरे सतीश, हाँ, फिर उनको गाड़ी पे बिठाओ और उनको ऑफिस पे लेकर आओ। तो भाई ऐसा नहीं नॉलेज वॉलेज नहीं, बट कैपेबिलिटी जो पेरेंट्स में दिख के आ रही वो तुम्हारे अंदर दिख के नहीं आ रही। या फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और अब्सेंस ऑफ यूनानिमस एक्सेप्टेंस ऑफ द लीडर। फैमिली के अंदर हम बोलते हैं भाई इसको लीडर बनाओ, कोई बोलते हैं उसको लीडर बनाओ। समझ में आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देर आर सो मेनी मूवीज जहां पर इस बात का झगड़ा बताया हुआ है कि भाई तुम एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, दूसरे बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, दूसरे बच्चे के मन में गलत आ रहा है। बेस्ट मूवी फॉर दिस इज अ वारिसू। सुना है कभी? टॉलीवुड का एक्टर पता है, विजय। अभी वो इसमें आ रहा है, इसमें पॉलिटिक्स में अपना
मूवी का करियर उसने खत्म कर दिया, ठीक है। बट मेरे को लगता है यार वो मूवी में रहना चाहिए था, ऐसे वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है ना भाई, दीवाना हो गया मैं उसके एक्टिंग का। क्या लेवल, वारिसू मूवी में भी जबरदस्त काम किया उसने। वहां पे यही बताया कि जो पिताजी है, उसने वो पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस में ईगो आ गया उनके पास बहुत ज्यादा। पापा के 3 बच्चे हैं, एक, दो और तीसरा ये। फिर एक बार क्या हुआ, पिताजी ने इसको ये फॉरेन से एजुकेशन एजुकेशन लेकर आया। फिर सब लोगों को बुलाया पिताजी ने, और पिताजी ने क्या बोला पता है क्या, नाम सुनो ना, वारिसू। वारिसू मतलब क्या, वारिस, समझ में आ रहा है, वारिस मतलब सक्सेशन प्लानिंग बिजनेस का। तो पिताजी सबके सामने बोल रहे कि बोले मेरा बहुत इच्छा था कि मैं फॉरेन में जाऊँ पढ़ूं, लेकिन मेरे पिताजी की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी बोले। लेकिन जो मेरा सपना था आज मेरे बच्चे ने कंप्लीट कर दिया, फॉरेन से एजुकेशन लेकर आया, क्योंकि हिज फादर इज मोर कॉम्पिटेंट। ऐसा उसने बोला मीटिंग, वो सब लोगों के सामने पार्टी के अंदर। एंड द सेकंड, नाउ ही विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय बिजनेस। फिर वो जो है विजय, वो बोलता है पापा आपको, सब लोगों के सामने, आपको किसने बोला दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। सबके सामने बेइज्जती। दूसरा, आपने सब लोगों के सामने बोला कि आपके पिताजी कॉम्पिटेंट नहीं थे आपको फॉरेन में एजुकेशन कराने के लिए, एंड यू आर सेइंग कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हो और मेरा एजुकेशन आपने कराया। पापा, मेरा पूरा फीस गवर्नमेंट स्पॉन्सर था बिकॉज ऑफ माई कैलिबर। आपके ऊपर कुछ खर्चा ही नहीं आया, और जो खर्चा आया वो मैंने बैंक लोन उठाया और मैंने मेरा फेड के आया वो इंडिया के अंदर। समझ में आ रहा है। तो बोले आप इस बात का क्रेडिट कैसे ले सकते हो। समझ में आ रहा है दिक्कत। ये बात उसके पिताजी ने बोला मेरे आंखों से निकल जा, आंखों के सामने से निकल जा, और वो छोड़ के चले गया। और सिर्फ अपने माँ से बात करता है, अपने पिता से बात नहीं करता है। और पूछते रहता है कैसा है, बोले डाकू घर में, ऐसा अपने पिताजी को वो ऐसा एड्रेस करता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो भाई है ना भाई, ये दो भाई का कोई और इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका इंटरेस्ट क्या है दो भाइयों का, ये बोलता मैं पापा की पोजीशन में आना चाहिए, और ये बोलता मैं पापा की पोजीशन में। अब इसके पिताजी को, इनको हो जाता कैंसर और इनके पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो ये बात इसको पता चलती है, तब ये वहां पे आता है। और ये दोनों भाई का नेचर अच्छा नहीं है, तो पिताजी किसको वारिस बना देते हैं। अरे देवा, क्लास में हूँ ना मैं। मतलब हाँ, टॉपिक खत्म कर लो बाकी। चलो, तो इसने वारिस किसको बनाया, विजय को। दोनों भाई गुस्सा में आए वाले, और जाके जो पप्पा का कॉम्पिटिटर है उसको मार गए, और पप्पा से ही बदला ले रहे। और इनको नहीं बताया कि इनके पिताजी को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें बड़े भाई का लफड़ा ही है, खुद की लुगाई होने के बाद में वो तीसरे लड़के के साथ में मैटर चालू है, ठीक है। वो बात भी पकड़ा गया। और ये तो इसके पिताजी के मतलब वो ऐसा था कि डेथ के पहले उसके पिताजी मम्मी का था, मम्मी को भी नहीं पता। बोले एक बार अपन फिर से रीमैरिज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी को बड़े लेवल पे। तो उसमें इसके भाई का लफड़ा बाहर आ गया, बोले इसको कैसे दूं। दूसरा भाई का भी एक मैटर बाहर आ गया कि भाई उसने ही अपने पापा को डुबाया, एक कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से गया था, उसका इंफॉर्मेशन लीक करने वाला कौन है, तो छोटा बेटा था। और ये वहां पे बैठ के तालियां बजा रहा, तुम्हारे बच्चे, बोले विश्वास था ना बोले तुमको तुम्हारे बच्चों के ऊपर, क्या कर रहे बोले बच्चे, तुम कुछ फंसा रहे। उसको बुरा लगा और वो निकल जाता है वहां से, क्योंकि मैं बोला था बोले मम्मी के लिए कि मम्मी तेरी रीमैरिज हो रही है इसलिए आ रहा, बोले मैं आपकी मेरी मैरिज के लिए नहीं आया। ऐसा मुंह पे बोलता है पापा को और निकल जाता है। फिर उसके बाद में वो फिर से आता है। और फिर से क्यों आया, क्योंकि जो डॉक्टर पिताजी का इलाज करते रहता है वो उसको वापस लेकर आता है, ये बोल के कि तेरे पिताजी ने कभी किसको बताया नहीं, उनको कैंसर उनके हाथ में 6 महीने भी नहीं बचे हुए। इस बार वो अपने पिताजी के लिए वापस आया। अब जब पिताजी को वापस आया तो वो क्या कर रहा है, दोनों भाई को सुधारा सुधारा उसने, समझ में आ रहा है। तो बड़ा प्रॉपर तरीके से मूवी बताया, जिसमें ये बेस्ट एग्जांपल दिया है कि फैमिली के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होते जाता है, कि बोले पोजीशन मेरे को चाहिए और पोजीशन मेरे को चाहिए। So, importance of succession planning in the family generation. Despite of the clear value and the code of conduct, the family business often overlook the critical aspect like a family governed business succession planning. इसको तुम लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। And succession timing remain undefined despite of the intention. ये सारी बातें बच्चों मोटा मोटी समझ में आया। जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बोली इसको तुम्हारे मॉडल में इमीडिएटली हाईलाइट कर लो, ठीक है। नंबर 1, लैक ऑफ क्लियर सक्सेसर सक्सेशन प्लान।
कर लिया इमीडिएटली, तभी कर लिया। बहुत बढ़िया, अरे होशियार हो रहे हो, पहले से थे आप ही कम हो। ठीक है, इनसाइट फ्रॉम द इंडिया बिजनेस सर्वे रिपोर्ट 22 दिख रहा है। अब इस रिपोर्ट को भी एक बार आप लोग क्या कर लो। अच्छा, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ये तुमको बता रहे हैं इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऊपर हमने पढ़ा था चैलेंजेस, उस चैलेंजेस की जगह पे तुम ये भी चिपका क्या हो, यू विल गेट अ बेटर मार्क। समझ में आ रहा है क्या? मैंने पहले ही बोला था, द इथिक्स का पेपर इज द वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, वेक पेपर। यू शुड नो व्हाट टू राइट। समझ में आ रहा है? और ये होने वाला है जंबल अब। तो आपके दिमाग में ओवरलुक होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए क्या लिखना है। समझ में आ रहा है? और जो जो अपन ने नोट बनाया है ना, इसका अगर समरी नोट साइमल्टेनियस बना लोगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम लोगों के लिए। आगे बढ़ो। चलो पढ़ो। इनसाइट अबाउट द इंडिया सर्वे रिपोर्ट 22 बाय डेलॉइट। फटाफट पढ़ लेते हैं। Striving the effective governance structure. Family-owned business must establish effective governance structure to foster the harmony among the family members, align the business value, vision and the, मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने, क्या करो तुम्हारे बिजनेस के अंदर गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेकर आओ। पॉइंट नंबर 1, स्ट्राइविंग फॉर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इनबिल्ड इट। दूसरा क्या बोला है, अ वेल डिजाइन गवर्नेंस स्ट्रक्चर हेल्प टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट। फायदा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो जाएंगे। स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड इनोवेशन एज अ डिफरेंट जनरेशन गेट इन्वॉल्व। ठीक है, उसके बाद में इस्टेब्लिश द इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। द अ फॉर्मल फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन विद क्या बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर अ विल एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर एंड द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज क्रूशियल। मतलब विल क्या हो गया तुम्हारा, विल क्या हो गया? हाँ, सक्सेशन। तुमको अभी ड्राफ्टिंग में है ना, विल ड्राफ्ट हुआ है क्या? अभी वो प्लीडिंग ब्लीडिंग चालू हुआ, होने वाला है ना, इसके आगे आएगा तुमको विल वगैरह का, ड्राफ्टिंग वगैरह सारा सक्सेशन वगैरह का। सो विल जो होता है इसके अंदर तुम इसको, यार हिंदी का नाम है कुछ तो भी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बारिश का कुछ तो भी है यार, मराठी में मृत्यु प्रत्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसीयत। वसीयत किसी के घर में थी कभी? एनीवन सुना है पप्पा वगैरह के मुंह से? ठीक है ना, कभी ऐसे चार लोगों में मिलो ना और कभी पूछना, बोलना वो वसीयत वगैरह इंपॉर्टेंस होता है, कभी किसी के पास की है क्या किसी कभी, या कभी दोस्तों में मिलो तो पूछना किसी ने कभी वसीयत डॉक्यूमेंट देखा है क्या। जैसे एक आधे ने बोल दिया कि हाँ हाँ मेरे दादा ने लिखा था या मेरे भाई, सो वो कोई भी, भाई वो समझ लेना वो छोटे घर का हिस्सा नहीं है। वसीयत वसीयत अपन नहीं सुने। समझ में आ रहा है क्या? ये बड़े बड़े घर वाले हिस्से होते हैं, कि भाई जिनके घर के ऊपर चिमनी लगी रहती ना, पता है क्या? हमने को कैसे मालूम, अपन इतने थोड़ी अमीर है, बड़े अमीरों के घर पे लगती है। अरे मजाक कर रहा हूँ, वसीयत जनरली वो लोग बनाते हैं जो लोग बहुत फाइनेंशियली भयंकर स्ट्रांग होते हैं ना, इनको मालूम मेरे जाने के बाद में तकलीफ होगा, तो ये लोग वसीयत लिख के जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंट्री किसको मिलना चाहिए, एग्जिट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये सब कुछ रखो तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। दूसरा, रेगुलर फैमिली मीटिंग फैसिलिटेट द ओपन कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड द अलाइनमेंट। मतलब ये अब क्या घुस गए मालूम है क्या, ये अपने घर में घुस गए सब्जेक्ट के अंदर से। बोले एक दूसरे को मिला करो, समय दिया करो, बात करा करो, कम्युनिकेशन गैप तुम्हारा कम होगा। जैसे मेरे घर वाले ये ज्ञान मेरे को देते हैं कि बोले पढ़ाई के बाहर भी दुनिया है। ठीक है, और मैंने तो अभी स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, अप्रैल महीने में वो सूरज के का शादी है और घर में दूसरा शादी है, तभी मैं तुम लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, उसके अलावा मैं आप में से किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हूँ। क्या करूंगा, हालत मेरा ही टाइट है। तो बोलने का मतलब क्या है, फिर एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। आगे बढ़ो। सक्सेशन प्लानिंग फॉर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। भाई इसमें तुम कोशिश करो ओनरशिप को अलग रखो, मैनेजमेंट को अलग रखो, है ना। इसेंशियल फैमिली गवर्नेंस प्रिवेंट द पावर स्ट्रगल एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिटरमिनेंटल बिजनेस। ये अंडरलाइन कर लो, पावर स्ट्रगल, किसके हाथ में पावर रहेगा, ये तुम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इन्वॉल्व एंगेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन इन द डिसीजन मेकिंग, सेटिंग द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड द प्रोवाइड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब जैसे हमारे पास होता है ना कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे बोले तुम्हारे घर में कुछ तो करो, बोले इन बच्चों को सिखाने के लिए, नहीं तो बोले वैसे क्या कि ये गेम ही खेलते बैठे वाले। अरे एनीवे, मैनेजमेंट ऑफ नॉन फैमिली लीडर्स। नॉन फैमिली लीडर्स मतलब
प्रोफेशनली हायर करो बंदों को। अवर हाफ क्या है, हाफ ऑफ रिस्पोंडेंट इंडिकेट दैट द बिजनेस आर मैनेज बाय नॉन फैमिली लीडर्स। ये फूकट का बात है। हाँ, इन्होंने कंपनियां जितनी की ना, इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे आधे रिस्पोंडेंट हमको कैसे मिले, कि जो बोल रहे हैं हम लोग नॉन फैमिली मेंबर से मैनेज करा रहे हैं। 90% कंपनी हमारी इंडिया में प्राइवेट और सारे फैमिली ओन बिजनेस है। फिर कैसे बातें कर रहे हैं? बोले हमको उस कंपनी का लेना देना ही नहीं, हम बात ही उन कंपनी का कर रहे हैं जिन्होंने आईपीओ वगैरह लाए। समझ में आ रहा है? तो इसमें से बोलते हैं हम इनके कम से कम आधे जितने रिस्पोंडेंट है, इन्होंने सर्वे किया, ये बोलते हैं हमारे क्या है, नॉन फैमिली लीडर्स है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा है। शोकेसिंग द कॉन्फिडेंस टू द आउटसाइड एक्सपर्टाइज। Some view of non-family leader are bridge leader, aiding support करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एंड द प्रिपेयरिंग द यंग फैमिली मेंबर फॉर द लीडरशिप रोल। ठीक है, इवन तक वो इसका भी वैसे ही हुआ था विजय माल्या का, कि हम तेरे को गाइड करेंगे, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। उसने सबको निकाल दिया बाहर, बोले तुमको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो बाहर निकलो। जिसको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ सारे लोग अंदर रहो। समझ में आ रहा है क्या? ही हैज दैट गट्स कि भाई मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा। फॉर्मल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बात अब भी करके रहे हैं हम लोग कि इनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन सेशन होना चाहिए। और ये है ना प्रॉपर इंडिया के अंदर सही है, पता है क्या? ये ना क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बच्चे को डायरेक्टर की पोजीशन पे नहीं लाते, उनको एकदम आर्टिकलशिप दिलाएंगे कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट ट्रेनी जिसको बोलते हैं। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी से इनका प्रमोशन करेंगे किधर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह से, मतलब मैनेजर पोस्ट पे ले गए, फिर वहां से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लेवल पर लाएंगे, फिर वहां से आगे इनको मैनेजर की पोजीशन में लाएंगे, फिर वहां से इनको बोर्ड पे लेके आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये पूरी प्रोसेस में इनका कितना निकल जाता हो, 4 5 6 साल निकल जाते होंगे, डोंट यू थिंक? क्यों करना है ये सब कुछ? मैं बोले तुम्हारा बच्चा हूं ना, मेरे को डायरेक्टर की पोजीशन में बिठाओ ना। क्या बोले मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो मैनेजर रोज मेरे को गालियां देता, बोले काम अच्छा नहीं करता, क्लरिकल मिस्टेक कर दिया। इसकी बोले मैं इसको सुनाना चाहता, मेरे को लगे आज बोर्ड बनाओ, कल मैं इसको हका लूंगा बोले मेरे कंपनी से। मेरे को कितना उल्टा बोला पापा उसने। पापा बोलते बोलने दे। तुम देखना जनरली पापा लोग मम्मी लोग अपने को किधर रखते हैं, इधर रखते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, टीचर के पास वगैरह क्लासेस लगाते हैं ना। तो आज टीचर लोग स्टूडेंट को मार नहीं सकते, रूल बन चुका है। लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पढ़ाई नहीं किया तो मारो। बोलते कि नहीं बोलते? अब तुम्हारे नहीं बोलोगे, तुम वैसे पढ़ाई वाले बच्चे हो। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ऐसे मेरे पास काफी लोग आ गए कि सर वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसको 2 लगा के भी दिए, हम एक शब्द नहीं पूछ बोलेंगे सर आपने ऐसे कैसे लगाया। क्यों? मतलब वो बचा रहे अपने को। सर तुम टेंशन न लो, हम आपके ऊपर केस फाइल नहीं करेंगे। वाई दे आर सेइंग सो? क्योंकि उनको चाहिए कि भाई उनका बच्चा सीखे। सेम इनको ऐसा बोल रहे, तुमने बाहुबली मूवी देखा क्या? भ्रमण के लिए भेजती कि नहीं पहले, राजा बनने के पहले? भाई तेरे को ग्राउंड रियलिटी पता तो चाहिए ना, लोगों के दुख समझ में तो आने चाहिए। राम भगवान को भी सीता माता के बारे में लोग क्या बोलते तब पता चला जब उन्होंने नॉर्मल ड्रेस पहन के वो घूमे। तो ग्राउंड रियलिटी कब पता चलेगा? जब तुम ग्राउंड लेवल पे काम करोगे। और आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि कल जाके किसने लात भी मारा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई बात बताऊं, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ओंकार सर। ठीक है, अभी एस को चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद पे लिया। द मोमेंट आई विल से कि आज वो बंदा क्या नहीं पढ़ा सकता, इनकम टैक्स पढ़ा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा सकता है, कैन ही टीच अकाउंट एज वेल, एंड कैन ही टीच एनी लॉ सब्जेक्ट एज वेल। तो डोंट यू थिंक उस बंदे ने इतनी ग्राउंड लेवल से अपनी खुद को प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। कल जाके अगर सुबोध सर ने ये बोल दिया बीच में से कि मैं कंपनी लॉ पढ़ाना बंद कर देता हूँ, ओंकार सर ने मेरे को कॉल किया, भाई सतीश आ जा, मैंने बोला भाई अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो कहने से वो इस पोजीशन में कि वो खुद भी पढ़ा सकते हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने खुद को इतना बिल्ड किया वाला है। डोंट यू थिंक अपने जो तुम लोगों को कंपनी लॉ किसने पढ़ाया? प्रसाद सर ने। लेकिन हमारे बैच में हमने रिक्वेस्ट किया तो भी नहीं पढ़ाया था। बोले मेरे को थोड़ी आता कंपनी लॉ। लेकिन आता था या नहीं आता था ये तो तुमको समझ में आ गया, जब तुमको पढ़ाया तो समझ में आ गया ना आता है बोल के। लेकिन हमको क्या बोलते थे, मेरे को नहीं आता। बट अगर सिचुएशन बना, मैनेज करना पड़ा, तो डोंट यू थिंक ये सारे टीचर लोग इस पोजीशन में कि खुद भी मैनेज कर लेंगे कि नहीं करेंगे? व्हाई दे नो द ग्राउंड रियलिटी। किसी को बहुत ज्यादा भाव नहीं। कभी भी ध्यान देना, आपके पास जितने भी लोग एम्प्लॉय में है ना, इनको तुम्हारे छोटे सिस्टम का बड़ा हिस्सा मत बना देना, नहीं तो ये लोग ईगो में आ जाएंगे कि मैं छोड़ा तो ये लोग बंद हो जाएंगे। इनको तुम्हारी बड़ी सिस्टम का छोटा हिस्सा बता के रखो, कि उनको बताओ तुम्हारे आने जाने से हमको बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको उतनी उतनी इंपॉर्टेंट दो। समझ में आ रहा है?
सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ऐसे प्रॉपर प्रोग्राम डेवलप करो कि उनको ये सारी चीजों का नॉलेज मिले। द मोर टू थर्ड क्या मोर देन टू थर्ड ऑफ द रिस्पोंडेंट हैव फॉर्मल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोले हम लोगों को हमारे बच्चों को ट्रेन करने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं। प्रोग्राम फैसिलिटेट करता है उनको नॉलेज ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन अमंग द नेक्स्ट जनरेशन, इंश्योर द कम्युनिटी बिजनेस एक्विजिशन। जैसे उसने बोला ना अनंत अंबानी ना, मेरे पापा मेरे को बोलते हैं जो भी करना है लोगों के भलाई के लिए करना है। बोले ये सब सिखाई वाली बातें तेरे को बेटा, मन से थोड़ी आ रही तेरे मुंह से, है ना। प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल प्रोफेशनल ऑन द बोर्ड इनहांस द गवर्न। अच्छा अच्छा, ये लोग प्रोफेशनल लोग भी बोर्ड में चाहिए। गवर्नेंस बढ़ाते हैं, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, एडवाइजर सपोर्ट फैमिली बोर्ड मेंबर, इफेक्टिव गवर्नेंस। अच्छा सुनना, मेंटोरशिप, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रमोटिंग। अभी जो बाहर के लोग होते हैं ना, ये जो घर के छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोर्ड में आना है, इनको भी गाइड करते हैं, इनके लिए भी मेंटरशिप बोल के काम करते हैं। समझ में आया? विद दिस यू आर डन विद दिस। एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द सिलेक्टेड कंपनी, ये पढ़ोगे क्या? इजी है, मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अब कुछ नहीं है, चेयरमैन इंडिपेंडेंस रखो। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल, अब सुनना, एक बहुत बड़ा टेबल दिया है, दैट टेबल इज टोटली इररिलेवेंट। व्हाई? तुमको क्या लगता है? प्रमोटर का होल्डिंग बताया उन्होंने, पैरामीटर बताए, दे विल गोइंग टू आस्क यू नो। उसमें ना पहले 4 पॉइंट लिखे हैं टेबल के पहले, और टेबल के बाद में आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए, कितने? 3 पॉइंट नहीं, पहले 3 लिखे और बाद में 4 लिखे क्या? बाद में 3 है, पहले 4 लिखे ना। बस मैंने वो यहाँ पे डाल दिए सारे एक साथ में। समझ में आ रहा है? कि सारी रिपोर्ट को देख के, और यहाँ पे जो मेरे को लगा रिलीवेंट, देखना वहां पे कम लिखा होगा। मैंने बाकायदा कंपनी वंपनी के नाम डाल के यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? दैट इज मोर देन इनफ। गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर ड्रिवन एंड प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी। सो अब प्रमोटर ड्रिवन एंड द प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी में गवर्नेंस कैसे है? मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी हैव इंडिपेंडेंस इन द रोल ऑफ द चेयरमैन विथ सम एक्सेप्शन। आईटीसी में ऐसा नहीं है। आईटीसी में तो आज भी कौन गवर्न कर रहा है? फैमिली ओन लोग ही गवर्न कर रहे हैं, ठीक है? चेयरमैन आल्सो एग्जीक्यूटिव। तो नॉर्मली क्या बोला हमने प्रमोटर ड्रिवन में, अब ऐसा हो रहा है मेजोरिटी लोग कौन आ रहे हैं? इंडिपेंडेंट लोग आ रहे हैं, एक्सेप्शन आर आईटीसी। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में लाइक एचडीएफसी डेमोन्स्ट्रेट द ऑप्टिमम चेयरमैन इंडिपेंडेंस, इंश्योर द बैलेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ो। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी एक्सेप्ट द टाटा मोटर्स, मोस्ट ऑफ द कंपनी एग्जिबिट द सेपरेशन ऑफ द रोल ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजमेंट। जनरली आज के डेट में सब में क्या हो रहा है? सेपरेशन रोल ऑफ मैनेजमेंट और चेयरमैन हो रहा है, लेकिन ऐसा तुमको कहाँ पे नहीं दिखेगा? टाटा मोटर, रिलायंस का लिख सकते थे ना। डरते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट डरती है नाम लिखने के पहले, जाने दो। इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी लाइक आईटीसी, लाइक ऑफ सेपरेशन ऑफ रोल मैनेजमेंट। अच्छा मेरे को समझ में नहीं आता है, टाटा को एक्सेप्शन में डालना था, आईटीसी को भी उधर ही डाले रहते ना ऊपर ही। लेकिन अब ये बोल रहे बाकी कंपनी तो प्रोफेशनल ड्रिवन है, इसमें एक्सेप्शन है, आईटीसी हो गया, ठीक है? प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स है, हैवर, रिलायंस का लिखना है मेरे भाई, क्या हो रहा है? परसेंटेज ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। प्रोफेशनली में एचडीएफसी वगैरह लो प्रमोटर होल्डिंग, और ऐसी 2 कंपनी जिसमें तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो है, आईटीसी एंड एलएनटी, तुमको दिखेगा ऊपर। सक्सेशन प्लानिंग, बोथ प्रमोटर इवन प्रोफेशनली मैनेज कंपनी डेमोन्स्ट्रेट रोबस्ट सक्सेशन प्लानिंग वगैरह। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, सस्टेनेबिलिटी फोकस, रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो। ये शायद तुम लोगों को इसका पैरा नहीं दिया ना? नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको एक एक वर्ड में दिया है शायद, दिया वाला प्रॉपर। अगर तुमको लग रहा है कुछ करना है यहाँ से, मेरे को नहीं लगता है तुम लोग यहाँ से पढ़ भी लोगे, यू विल अंडरस्टैंड। ये 3 पॉइंट पढ़ लो सिर्फ। विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर। अपने नोट से ना बेस्ट है, पता है क्या जो बन रहे हैं वो। नहीं यहाँ से तो आप अपने मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड को वही के वहीं पे इमीडिएटली अंडरलाइन कर लो। डन गाइस, कल नया चैप्टर शुरू करके खत्म। नहीं फर्स्ट वाले पे जाना है क्या? छोटे छोटे बहुत हो गए, नहीं अब निपटा देंगे, अब छोटे छोटे एक बार का, फिर बड़े बड़े देखेंगे, एक साथ में करते हैं। अब वैसे भी ज्यादा नहीं है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है, वो भी बड़ा ही है, एकदम छोटा नहीं है वो। मैडम
ठीक। डेटा गवर्नेंस एक अच्छा टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है ना, 2-3 लगेंगे उसमें। देन अनदर वन इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। चैप्टर नंबर 10 क्या है तुम्हारा, और चैप्टर नंबर 8? चलेगा, डन गाइस। हाँ वो बड़ा टॉपिक है। हाँ वो बड़ा टॉपिक है, बिजनेस एथिक्स एंड एंटी बायबरी। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। साक्षी पाटिल है, साक्षी टाटिया है, और रक्षिता आज भी नहीं है। चलो बढ़िया गाइस, बाय बाय, टेक केयर।